हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th इकोनॉमिक्स चैप्टर 4 फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं हम फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। तो इसमें क्या कह रहा है, चैप्टर में हमें ये पढ़ने को मिलेगा कि इंडिया के अंदर किस तरह की फूड सिक्योरिटीज़ थी या किस तरह की फूड सिक्योरिटीज़ की जा रही है। ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इंडिया के अंदर फूड सिक्योरिटीज़ किस तरह की जाती है। तो आइए ओवरव्यू के साथ हम स्टार्ट करते हैं। फूड सिक्योरिटी मीन्स अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड। फूड सिक्योरिटी का मतलब है कि फूड का अवेलेबल कराना। ठीक है, हर कोई उसके लिए एबल हो कि वो यूज़ कर सके या ऑब्टेन कर सके फूड को, एक्सेस कर सके, हर एक पर्सन के पहुँच तक हो खाना। एंड अफोर्डेबल ऑफ फूड मतलब कि हर इंडिविजुअल ईजिली उस चीज़ को अफोर्ड कर सके, ख़रीद सके फूड को जो उसको रिक्वायरमेंट है। टू ऑल पीपल एट ऑल टाइम, हर लोग जो वहाँ पे हैं कंट्री के अंदर और हर टाइम उनको फूड को ईजिली मिलना चाहिए। द पुअर हाउस होल्ड आर मोर वल्नरेबल टू फूड इनसिक्योरिटी। जो गरीब लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा, जो गरीब परिवार होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पलेस होते हैं। वो फूड इनसिक्योर नहीं कर पाते हैं जब किसी तरह की प्रॉब्लम आती है प्रोडक्शन से रिलेटेड या किसी तरह की डिस्ट्रीब्यूशन जो कि फूड क्रॉप से रिलेटेड होती है। कहने का मतलब कि वो लोग इसलिए हेल्पलेस होते हैं कि अगर किसी तरह की फूड प्रोडक्शन में किसी तरह की प्रॉब्लम आई, ठीक है, तो प्रॉब्लम की वजह से प्रोडक्शन जब कम होने लगता है, डिक्रीज़ हो जाता है, तो जो प्रोडक्शन हुआ है, जो थोड़ा मोड़ा हुआ है, तो उसकी जो प्राइस होती है वो काफ़ी हाई हो जाती है। और जो पुअर परिवार होता है वो इतना भी अफोर्ड नहीं कर पाता कि उसको फूड सिक्योर कर ले, तो वो फूड इनसिक्योरिटीज़ में आते हैं। ठीक है, वो लोग फूड सिक्योरिटी नहीं कर पाते हैं। फूड सिक्योरिटी डिपेंड्स ऑन द पीडीएस। फूड सिक्योरिटी जो होता है वो पीडीएस पे डिपेंड करता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर, एंड गवर्नमेंट विजिलेंसेस। और जो गवर्नमेंट होती है किसी एनेक्शन एट टाइम व्हेन दिस सिक्योरिटी इज थ्रेटन, मतलब जब भी इस तरह की सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स आती है, प्रॉब्लम वाली सिचुएशन आती है, उस टाइम पे गवर्नमेंट जो है किसी तरह का भी एक्शन लेती है। जब वो इस चीज़ को देखती है, समझती है, एनालाइज करती है, जागरूक होकर के ये उस टाइम पे जिस भी रिक्वायरमेंट होती है एक्शन की, वो फॉर्म की जाती है गवर्नमेंट के थ्रू या फिर पीडीएस सिस्टम के थ्रू। अब पीडीएस क्या होता है? पीडीएस जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो हमारे गवर्नमेंट की पॉलिसी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। और ये जो पीडीएस सिस्टम है वो हमारी क्या करती है, फूड का मैनेजमेंट कराती है हमारे इकोनॉमी या कंट्री के अंदर। ठीक है, जब भी हमें किसी तरह की फूड से रिलेटेड इश्यूज होती हैं या एक्सेस हो जाता है, फूड का सरप्लस क्वांटिटी हो जाता है, तब ये सारी चीज़ों को मैनेज कौन करता है? हमारी पीडीएस करती है। ठीक है, वो तो नेक्स्ट है व्हाट इज़ फूड सिक्योरिटी। क्या होता है फूड सिक्योरिटी? ठीक है, तो फूड इज़ एन एसेंशियल फॉर लिविंग एज एयर। जैसे कि फूड हमारे लिए उतना ही एसेंशियल है, उतना ही इम्पॉर्टेंट है जीने के लिए जितना कि हवा की ज़रूरत होती है हमें सांस लेने के लिए। बट फूड सिक्योरिटी मीन्स समथिंग मोर देन गेटिंग 2 स्क्वायर मील। पर जैसे कि हमें बेसिक लाइफ में अपने 2 वक्त के खाने की ज़रूरत पड़ती है, 2 स्क्वायर मील की रिक्वायरमेंट होती है, ये हमारी बेसिक नीड है। पर जो फूड सिक्योरिटी वो होती है वो हमारे 2 वक्त के खाने से ज़्यादा की बात करता है। ठीक है, फूड सिक्योरिटी जो होती है वो 2 वक्त के खाने से ज़्यादा होता है। फूड सिक्योरिटी हैज़ अ फॉलोइंग डायमेंशन। अब फूड सिक्योरिटी को कुछ अलग अलग डायमेंशन दिए गए हैं। तो पहला डायमेंशन हमारा है अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, मीन फूड प्रोडक्शन विद इन द कंट्री, फूड इम्पोर्ट एंड प्रीवियस ईयर स्टॉक स्टोर्ड इन गवर्नमेंट गारंटीज। फूड का अवेलेबिलिटी का मतलब ये है
कि जो फूड का प्रोडक्शन होता है हमारी कंट्री के अंदर, या फूड जो भी हम इंपोर्ट कराते हैं, या फिर जो भी प्रीवियस ईयर स्टॉक स्टोर किया जाता है, मतलब कि पिछले साल अगर फूड का जो भी क्रॉप्स का अगर सरप्लस अमाउंट है, तो उसको गवर्नमेंट क्या करती है, किसानों से ख़रीद करके अपने भंडार घर में, ग्रैनरीज में, गवर्नमेंट की जो भंडार घर होते हैं उनको ग्रैनरीज कहा जाता है, तो वो उस जगह पे क्या करती है, अपने प्रीवियस ईयर के स्टॉक को स्टोर कर देती है, ताकि कभी भी अगर किसी तरह की नेचुरल कैलेमिटीज़ आए, किसी तरह की सिचुएशन आए जहाँ पे फूड की प्रॉब्लम आती है, तो उस टाइम पे गवर्नमेंट की ग्रैनरीज जो होती है वो हमारे कंट्री के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। ठीक है। सेकेंड डायमेंशन इज एक्सेसिबिलिटी, मीन फूड इज़ विद इन अ रीच ऑफ एवरी पर्सन। मीन्स कि हर एक पर्सन, जो इंडिविजुअल हमारे कंट्री के अंदर रह रहे हैं, हर एक पर्सन, हर एक छोटे से बड़ा हर एक पर्सन को ईजिली फूड का उसके उसके मतलब पहुँच तक उस फूड का होना चाहिए, कि मतलब उसकी पहुँच तक वो फूड अवेलेबल कराया जाएगा, एक्सेस होगा, ताकि वो इजीली अप्रोच कर सके उन फूड को ख़रीदने में या यूज़ करने में। तो एक्सेसिबिलिटी का मतलब हुआ कि हर एक पर्सन की पहुँच तक वो खाना होना चाहिए। अफोर्डेबिलिटी, थर्ड डायमेंशन इज अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी का मतलब क्या होता है, implies that an individual has enough money to buy sufficient safe and nutritious food to meet one's dietary needs। कहने का मतलब ये कह रहा है कि जो हर एक इंडिविजुअल हमारी कंट्री के अंदर रह रहा है, उसके पास इतना इनफ मनी होना चाहिए, इतना सफिशिएंट मनी होना चाहिए कि वो जो हमारे लिए सफिशिएंट फूड की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि सेफ भी होगा और न्यूट्रिशन से भरा भी होगा। ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमको सफिशिएंट फूड चाहिए तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम न्यूट्रिशन लेस फूड लें, गले सड़े या ख़राब हुए फूड को लें। नहीं, वो अच्छे फूड जो न्यूट्रिशन से भरे हुए हैं, सेफ़ हैं और सफिशिएंट मात्रा में, उसको हर एक पर्सन जो है वो इतना पैसा होना चाहिए कि वो उस चीज़ को ख़रीद सके, ताकि वो अपनी जो एक डाइटरी नीड होती है, मतलब कि आपके बॉडी के अंदर हर एक चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, हर एक मात्रा की, प्रोटीन की उतनी, और प्रोटीन आपको दाल से मिलेगा, आपको वीट की ज़रूरत उतनी, मतलब क्या नाम है, आपको कैल्शियम, पोटेशियम, ये जिंक, ये सारी चीज़ों की आपके बॉडी में रिक्वायरमेंट होती है। ये सारी चीज़ें हमें खाने से मिलती है कहीं ना कहीं, तो उससे रिलेटेड आपको जो बेसिक रिक्वायरमेंट होगी, आपकी जो डाइटरी नीड होगी, उसको वो हर एक इंसान फुलफ़िल कर सके। ठीक है। तो मतलब कि आप पर डे आपको ज़रूरी है कि आप 2 रोटी दाल चावल एटलीस्ट खाओ, तो उससे आपको जो प्रॉपर रिक्वायरमेंट होगी आपके शरीर के अंदर, जिस भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत होगी वो आपको ताकि मिले, क्योंकि वो न्यूट्रिशन से भरे हुए फूड रहेंगे। अगर वो ख़राब फूड नहीं है तो वो न्यूट्रिशन से भरे हुए फूड रहेंगे। तो वही ये कह रहा है कि हर एक पर्सन इतना अफोर्डेबल कर सके, इतना अफोर्ड कर सके कि वो सफिशिएंट सेफ और न्यूट्रिशन फूड को वो ख़रीद सके, ताकि वो अपनी बेसिक डाइटरी नीड जो है उसको वो फुलफ़िल कर सके। ठीक है। Thus फूड सिक्योरिटी इज़ इंश्योर्ड इन ए कंट्री ओनली इफ़, फूड सिक्योरिटी को इंश्योर तभी किया जाता है कंट्री के अंदर जब इनफ फूड इज़ अवेलेबल फॉर ऑल पर्सन। जब इनफ फूड मतलब कि इतना फूड अवेलेबल हो हर किसी के लिए, ताकि ऐसा ना हो कि कमी है, नहीं, हर एक पर्सन के लिए फूड अवेलेबल हो। ऑल पर्सन हैव द कैपेसिटी टू बाय फूड ऑफ एक्सेप्टेबल क्वालिटी, हर एक पर्सन इतनी कैपेसिटी, इतनी क्षमता रखता हो कि वो फूड को ईजिली बाई कर सकता है उस एक्सेप्टेबल क्वालिटी में जो कि रिक्वायरमेंट है, मतलब कि जितनी उसको रिक्वायरमेंट है कि हाँ उस फूड की इतनी अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए, उस क्वालिटी में वो उस चीज़ को ख़रीद सके। देयर इज़ नो बैरियर ऑन एक्सेस टू फूड, वहाँ पे किसी तरह का रोक टोक बंदिश बैरियर नहीं होना चाहिए फूड को एक्सेस करने में, मतलब रीच करने में उन लोगों तक। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तभी इंश्योर होती है जब ये तीनों चीज़ें होती है कि हर एक पर्सन के लिए इजीली फूड अवेलेबल हो, हर एक पर्सन इतनी कैपेसिटी रखता हो कि वो ख़रीद सके, वहाँ किसी तरह की रोक टोक ना हो हर एक इंडिविजुअल के पहुँच तक फूड को पहुँचाने के लिए। तो इस ब्लॉक में दिया गया है कि इन 1970 फूड सिक्योरिटी वॉज अंडरस्टूड एज द अवेलेबिलिटी ऑल द टाइम ऑफ एडवोकेट सप्लाई ऑफ बेसिक फूड स्टफ।
1970 के अंदर फूड सिक्योरिटी को ये समझा गया था कि हर एक पर्सन को हर एक टाइम पे मतलब हर टाइम पे फूड का अवेलेबल होना चाहिए उस एडवोकेट सप्लाई में, उस बेसिक फूड स्टफ़ का। मीन्स कि बेसिक फूड स्टफ़ मीन्स आटा, दाल, चावल, ये सारी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए हर किसी के लिए हर टाइम पे, ठीक है। पर 1975 में अमृत सेन जो थे वो एडेड अ न्यू डायमेंशन टू फूड सिक्योरिटी। उन्होंने एक नया डायमेंशन फूड सिक्योरिटी के अंदर डाला एंड इम्फेसिस द एक्सेस। और वो क्या था? एक्सेस कराना फूड का, टू फूड थ्रू व्हाट ही कॉल्ड इंटाइटल, ताकि वो फूड के थ्रू एक्सेस करा सके, जिसको कि उन्होंने इंटाइटमेंट्स कहा था। अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट वन कैन प्रोड्यूस, उस चीज़ का कॉम्बिनेशन जो हर एक लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं। एक्सचेंज इन द मार्केट, या तो फिर वो मार्केट में एक्सचेंज कर रहे हैं, साथ में स्टेट के अलॉन्ग विद स्टेट और अदर सोशली प्रोवाइडेड सप्लाइजेज, जो अलग अलग और भी सोशली सोसाइटी के अंदर सोशली प्रोवाइड करते हैं, सप्लाई करते हैं फूड का, उन लोगों के साथ एक्सचेंज करना, ठीक है। Accordingly, there has been a substantial shift in the understanding of food security. उसके अकॉर्डिंग क्या था कि यहाँ पे सब्सटेंशियल शिफ्ट मीन्स इसको काफ़ी ज़्यादा कंसीडर किया गया था, ये कंसिडरेबल शिफ्ट था, उसको समझा गया एज अ फूड सिक्योरिटी, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ फूड सिक्योरिटी। द 1995 वर्ल्ड फूड समिट डिक्लेयर, 1995 में वर्ल्ड फूड समिट डिक्लेयर किए कि क्या फूड सिक्योरिटी एट द इंडिविजुअल हाउस होल्ड, जो फूड सिक्योरिटी है वो हर एक इंडिविजुअल परिवार के, रीजनल के, नेशनल के या ग्लोबल के लेवल पर एग्जिस्ट हो, मतलब हर वहाँ पे एग्जिस्ट करता हो, व्हेन ऑल पीपल एट ऑल टाइम, चाहे वो हर पर्सन के पास और हर समय पे, और वो हैव अ फिज़िकल एंड इकोनॉमिक एक्सेस, वो उनके पास इतनी फिज़िकल और इकोनॉमिक एक्सेस हो कि वो सफिशिएंट और सेफ़ न्यूट्रिशन फूड टू मीट देयर डाइटरी नीड्स, ताकि वो सफिशिएंट और सेफ़ न्यूट्रिशन से भरे फूड को वो मीट ले सके, ख़रीद सके, एक्सेस कर सके, ताकि वो अपनी डाइटरी नीड के साथ वो फुलफ़िल कर सके। एंड फूड प्रेफरेंसेस फॉर एन एक्टिव एंड हेल्दी लाइफ, और वो जो भी उनकी फूड प्रेफरेंस है अपनी एक्टिव और हेल्दी लाइफ को करने के लिए उसको ईजिली एक्सेस कर सके, ठीक है। द डिक्लेरेशन फर्दर रिकॉग्नाइज दैट The declaration further recognized that poverty eradication is essential to improve access to food. जो कुछ समय बाद फर्दर ये डिक्लेयर किया गया, ये जाना गया, रिकॉग्नाइज किया गया कि जो गरीबी है, गरीबी का अगर हम ख़त्म नहीं करेंगे गरीबी को, तो हमारी जो एक्सेस है फूड की वो इम्प्रूव नहीं करेगी। तो सबसे पहले हमें क्या रिक्वायरमेंट है कि हम गरीबी का ख़त्म करें, गरीबी ख़त्म करें, पॉवर्टी का इरेडिकेशन करें, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ताकि हम अपने फूड एक्सेस को इम्प्रूव कर सकें, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है नेक्स्ट टॉपिक में कि वाई फूड सिक्योरिटी, क्यों फूड सिक्योरिटी करें हम, ठीक है। द पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो भी देखिए हमारे सेक्शन, सोसाइटी के सेक्शन में 3 टाइप ऑफ लोगों को सेक्शन में डिवाइड किया गया है। पहले सबसे रिचेस्ट पर्सन, फिर मिडिल मैन पर्सन एंड देन पुअरेस्ट सेक्शन, ठीक है। तो जो हमारे पुअरेस्ट सेक्शन, जो डेली कमाकर डेली खाने वाले लोग हैं, या कभी कभी वो लोग बिना खाए भी सोते हैं, तो वो लोग जो सेक्शन के सोसाइटी के लोग हैं माइट बी फूड इनसिक्योर मोस्ट ऑफ द टाइम। वो क्या होते हैं कि वो फूड इनसिक्योर होते हैं ज़्यादातर समय में। वाइल पर्सन अबव द पॉवर्टी लाइन, पर जो लोग पॉवर्टी लाइन के अबव भी हैं वो भी माइट ऑल्सो बी फूड इनसिक्योर, वो भी फूड इनसिक्योर होते हैं व्हेन द कंट्री फेसेस, जब भी कंट्री हमारी क्या करती है, फेस करती है, मतलब प्रॉब्लम्स को देखती है, झेलती है। कब? अ नेचुरल डिज़ास्टर, जब किसी तरह का नेचुरल डिज़ास्टर होता है, ठीक है, मतलब कि किसी तरह की सडन डैमेज आना, किसी तरह का नुकसान होना। कैलमिटीज़ लाइक अर्थक्वेक, ड्रॉट, फ्लड, सुनामी, वाइड स्प्रेड फेलर ऑफ क्रॉप्स कॉजिंग फैमिन, मतलब किसी तरह की नेचुरल कैलमिटीज़ आ गई, किसी तरह का मतलब सडन डिज़ास्टर, डैमेज हो गया, जैसे अर्थक्वेक आ गया, या फिर सूखा पड़ गया, ड्रॉट हो गया,
फ्लड आ गई, मतलब बाढ़ आ गई, सुनामी आ गई, तो ये सारी चीज़ें जब काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हो जाती हैं, फैल जाती हैं, तो हमारी जो क्रॉप जो होती है वो फेल हो जाती है, फेलर ऑफ क्रॉप कॉज कर लेता है, और इसकी वजह से क्या हो जाता है, फेमिन हो जाता है। ये क्या एक चीज़ें कॉज हो जाती हैं, क्या उसको कहते हैं, फेमिन। फेमिन माने हो गया भूखमरी, ठीक है। जब वो सिचुएशन जहाँ पे भूखमरी फैल जाए, खाने के लिए ही इतनी कमी हो जाए, तो वो भूखमरी में कन्वर्ट हो जाती है। हाउ इज़ फूड सिक्योरिटी अफेक्टेड ड्यूरिंग अ कैलामिटीज़? अगर किसी तरह की नेचुरल कैलामिटीज़ हैं, ठीक है, किसी तरह का सडन डिज़ास्टर डैमेज हुआ है, तो उसकी वजह से हमारी फूड सिक्योरिटी क्यों अफेक्ट होती है या कैसे अफेक्ट होती है, ये हम इस बारे में आगे पढ़ेंगे। ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज़, क्योंकि नेचुरल कैलामिटीज़ हुई, ठीक है, जिसको कि हम क्या कर सकते हैं, सूखा पड़ जाना से ड्रॉट, टोटल प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स डिक्रीजेस। अगर सूखा पड़ जाता है तो क्या होता है, हमारी जो फूड ग्रेन की प्रोडक्शन होती है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। इट क्रिएट अ शॉर्टेज ऑफ फूड इन द अफेक्टेड एरिया। इसकी वजह से क्या हो जाता है कि हमारे उस अफेक्टेड एरिया में, जिस भी एरिया में सूखा पड़ा है, उस एरिया में फूड की जो हो जाती है वो शॉर्टेज हो जाती है। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फूड द प्राइस गोज अप। और शॉर्टेज होने के कारण खाने के क्या हो जाता है, उस एरिया में जो फूड होती है उसका जो प्राइस होता है, जो बचा कुचा खाना होता है उसकी जो प्राइस होती है वो काफ़ी हाई हो जाती है। एट द हाई प्राइस सम पीपल कैन नॉट अफोर्ड टू बाय फूड। क्योंकि हाई प्राइस हो जाने की वजह से कुछ लोग जो हैं वो उस खाने को खरीदने में असक्षम होते हैं, खरीद नहीं पाते, उनके लिए अफोर्ड करना इतना मुश्किल हो जाता है। इफ़ सच कैलामिटीज हैपन, अगर इस तरह की कैलामिटीज़ अगर होती है इन ए वेरी वाइड स्प्रेड एरिया, मतलब लंबे बहुत ज़्यादा ही पैमाने पे या बहुत ज़्यादा ही एरिया में स्प्रेड हो जाती है, और इज़ स्ट्रेच ओवर अ लॉन्ग टाइम पीरियड, और अगर ये लंबे समय के लिए ऐसे ही चलती रहती है, जैसे पंजाब जैसी जगह में जहाँ पे खेती का काफ़ी ज़्यादा एरिया है, एग्रीकल्चर सेक्टर वहाँ ज़्यादा माना जाता है, तो उस जगह पे अगर किसी उस एरिया में जहाँ पर खेती की जाती है वहाँ पे अगर बाढ़ आ जाए या सूखा पड़ जाए, प्रोडक्शन कम हो जाए, तो क्या होता है कि पंजाब में जो सारी चीज़ें बची कुची हैं उनकी प्राइस हाई हो जाती है, लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। और जिस एरिया में वहाँ पे बाढ़ आई है, सूखा पड़ा है मान लीजिए, तो उस जगह पे अगर उस सिचुएशन का बहुत लंबे समय तक अगर वो चलता है तो इट में कॉज अ सिचुएशन ऑफ स्टारवेशन। तब वहाँ पे किस तरह की सिचुएशन आ जाती है, स्टारवेशन की सिचुएशन आ जाती है। तब वहाँ लोग सफ़र करने लगते हैं फूड की कमी की वजह से, और कभी कभी लोग वो सिचुएशन चेंज हो जाती है डेथ में, लोग भूख की वजह से मरने लगते हैं। अब मैसेज स्टारवेशन माइट टेक अ टर्न ऑफ फैमिन। अगर बहुत ज़्यादा ह्यूज स्टारवेशन होता है, ठीक है, बहुत लंबे समय तक के लिए अगर चलता है या काफ़ी बड़े पैमाने पे स्टारवेशन हो रहा है, लोग सफ़र कर रहे हैं, तो वो किस चीज़ का टर्न कर लेता है, फैमिन का कर लेता है। फैमिन मीन्स भूखमरी का, ठीक है। अ फैमिन इज़ कैरेक्टराइज बाय वाइड स्प्रेड डेथ ड्यू टू स्टारवेशन। जो हमारी फैमिन है उसको कैरेक्टराइज किया गया था, बहुत लंबा स्प्रेड किया, मतलब अगर फैमिन भूखमरी जो बहुत लंबी समय के लिए या बहुत लंबे एरिया में फैल जाती है, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, डेथ स्प्रेड होने लगता है, लोग मरने लगते हैं ड्यू टू स्टारवेशन। भूख की वजह से वो लोग मरने लगते हैं। एंड एपिडेमिक कॉज बाय फोर्स्ड यूज ऑफ कंटामिनेटेड वाटर। और साथ ही साथ एक एपिडेमिक भी कॉज कर लेता है। एपिडेमिक क्या है, एपिडेमिक एक इन्फेक्शन कह लीजिए, किसी तरह का इन्फेक्शन, डिजीज़ फैल जाना, ठीक है, क्योंकि वो क्या होता है कि वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा मजबूर हो जाते हैं, फोर्स्ड हो जाते हैं यूज़ करने के लिए क्या, कंटामिनेटेड वाटर और डिकेइंग फूड। मीन्स कि पानी, जो गंदे पानी होते हैं, कंटामिनेटेड
जो नुकसान होते हैं, मतलब कभी कभी आप देखिए कि आपके घर में भी कभी कभी पानी में बदबू आती है या पानी पीलेपन पे आता है, तो वो कंटामिनेटेड वाटर यूज़ करने के लिए बड़े मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे और कोई उनके पास सुविधा नहीं होती कि वो पानी को ले सकें। तो वो लोग बहुत मजबूर हो जाते हैं उस जगह पे उस तरह के पानी को यूज़ करने में, या फिर गले सड़े खाने, डिकेइंग फूड, मतलब गला सड़ा हुआ खाना खाने के लिए बड़े मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या है, वहाँ पे कमी है, वहाँ पे स्टारवेशन होने लगा, भूखमरी फैलने लगी। तो इससे क्या हो जाता है, एक एपिडेमिक भी कॉज हो जाता है। और ये इसी कारण होता है जब लोग वहाँ पे कंटामिनेटेड बॉडी का यूज़ करने लगते हैं और गले सड़े खाने खाने लगते हैं, एंड लॉस ऑफ बॉडी रेजिस्टेंस, और धीरे धीरे उनकी जो बॉडी होती है, ये सब कंटामिनेटेड वाटर यूज़ करने की वजह से, गला सड़ा खाने की वजह से उनकी जो बॉडी की रेजिस्टेंस होती है, मीन्स प्रतिरोधक क्षमता, जो हमारी इन्फेक्शन से लड़ने की शक्ति होती है, इम्यूनिटी होती है हमारी बॉडी के अंदर, वो जो होती है वो धीरे धीरे लॉस करने लगती है, कम होने लगती है, ड्यू टू वीकनिंग फ्रॉम स्टारवेशन, क्योंकि भूख की वजह से, स्टारवेशन की वजह से वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगते हैं और हमारी बॉडी की जो क्षमता होती है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है हमारी बॉडी से, और इसकी वजह से इन्फेक्शन फैलने लगता है और लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ से अफेक्ट हो जाते हैं, बहुत वाइड स्प्रेड हो जाता है और लोग मरने भी लगते हैं। द मोस्ट डिवास्टिंग फैमिन दैट अकर्ड इन इंडिया, सबसे ज़्यादा मतलब कि भयानक जो है हमारी भूखमरी फैली थी इंडिया के अंदर, कब? फैमिन ऑफ बंगाल इन 1943, बंगाल के अंदर फैमिन फैला था, इसको नाम दिया गया था फैमिन ऑफ बंगाल 1943 के अंदर। दिस फैमिन किल्ड 30 लाख पीपल इन द प्रोविंस ऑफ बंगाल, बंगाल के अंदर, बंगाल की टेरिटरी के अंदर जो हमारे 30 लाख लोग को मार डाला था इस भूखमरी ने, फैमिन डिजीज़ ने। डू यू नो हु वर अफेक्टेड द मोस्ट ऑफ द फैमिन, क्या आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा कौन अफेक्ट हुआ था फैमिन की वजह से? द एग्रीकल्चर लेबर, जो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड लेबर्स होते हैं, जो खेती बाड़ी करते हैं वो लोग, फिशर्समैन जो मछुआरे थे, जो ट्रांसपोर्ट वर्कर थे वो लोग, एंड अदर कैजुअल लेबर। देखिए, गले सड़े खाने, कंटामिनेटेड वाटर, ये अब कंटामिनेटेड वाटर है तो फिशरमैन जो मछली लेगा या यूज़ करेगा या बेचेगा, तो वो लोग भी तो अफेक्ट होंगे ना, खाएंगे, क्योंकि कंटामिनेटेड वाटर है तो मछली के अंदर भी इन्फेक्शन आ गया तो वो लोग भी मरने लगे। एग्रीकल्चर में सड़ा सड़ा खाना होने लगा तो वही खा के मजबूरी में रहना पड़ा तो वो लोग अफेक्ट हो गए। ट्रांसपोर्ट वर्कर, जब वहाँ पे फैमिन आया तो सूखा पड़ने लगा, भूखमरी होने लगी, अच्छे खाने नहीं थे, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि वहाँ पे लोग या तो भूख से मर रहे थे या तो ख़राब खाना खा खा के मर रहे थे। वर अफेक्टेड द मोस्ट ड्रामेटिकली इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ राइस, क्योंकि वहाँ पे प्राइस भी जो थी राइस की वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि वहाँ पे जो है सूखा पड़ने लगा था। देयर वर द वंस हु डाइड इन द फैमिन, क्योंकि ये एक सबसे बड़ा कारण था जहाँ पे लोग फैमिन की वजह से भी मर रहे थे। प्रोडक्शन ऑफ राइस इन द प्रोविंस ऑफ बंगाल, देखिए बंगाल के अंदर जो हमारे राइस का प्रोडक्शन था उस टाइम पे क्या था, आइए देखते हैं। 1938 के अंदर क्या था कि 85 लाख टन प्रोडक्शन हुआ, ठीक है, यहाँ किसी तरह का इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं था, और टोटल जो था हमारा 85 लाख टन वहाँ पे टोटल अवेलेबिलिटी थी लोगों के लिए, ठीक, मतलब जितना वहाँ प्रोडक्शन हुआ उतनी टोटल अवेलेबिलिटी थी। 1939 के अंदर 78 हुआ, 82 हुआ, देन उसके बाद 68 हुआ, एंड देन 93 हुआ, एंड देन 1943 में देखिए कि 76 हो गया, ठीक, सबसे मतलब ये धीरे 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 कम हो गया। कब? 1943 में जब फैमिन फैला था तब यहाँ पे इंपोर्ट कराया गया था, क्योंकि वहाँ पे खाने की काफ़ी ज़्यादा कमी हो गई थी, एक्सपोर्ट हुआ नहीं था, बिकॉज़ वहाँ पे जो कंटामिनेटेड फूड थे वो अच्छे नहीं थे, गले सड़े फूड थे, वहाँ पे बढ़िया चीज़ नहीं था तो उसको एक्सपोर्ट नहीं किया गया। साथ ही साथ वहाँ टोटल अवेलेबिलिटी 79 थी, ठीक है, 79 लाख टन थे। वहाँ पे ऑलमोस्ट 30 लाख पीपल जो थे वो डेथ हो चुके थे, मर गए थे, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो पूरा दिखा रहा है कि किस तरह का प्रोडक्शन वहाँ पे राइस का किया गया बंगाल में,
किस तरीके से फैमिन की वजह से यहाँ गिरावट हुई, यहाँ पे किसी तरह का एक्सपोर्ट नहीं हुआ और टोटल अवेलेबिलिटी इतनी थी। ठीक है, तो उस स्टेट के हिसाब से इतना कम खाना पीना, तो उसकी वजह से भी भूखमरी फैलने लगी और लोग मरने लगे। देखिए ये कुछ पिक्चर दिया गया है। 1945 में ये लोग रिलीफ सेंटर में पहुँचे थे जो स्टारवेशन के विक्टिम थे, मीन्स कि जो स्टारवेशन से जूझ रहे थे लोग, वो लोग 1945 में रिलीफ सेंटर में पहुँचे थे। तो यहाँ आप इनकी बॉडी देखिए कैसे भूखमरी की वजह से इनके शकल और इनका जो पूरा बॉडी है वो कैसा हो गया है। तो मतलब कहने का मतलब इनकी बॉडी जो है वो अपनी जो रेजिस्टेंसी थी, उनकी जो प्रतिरोधक क्षमता थी, इम्यूनिटी थी, वो काफ़ी ज़्यादा ये लोग लॉस कर चुके थे। और ड्यूरिंग द बंगाल फैमिन 1943 अ फैमिली लीव इट्स विलेज इन चित्तौड़गंज डिस्ट्रिक्ट इन बंगाल। ये लोग जो थे फैमिन की वजह से अपने जो भी प्लेस था, उनका जो गांव था, उस जगह को छोड़ के, चित्तौड़गंज को छोड़ के, जो कि डिस्ट्रिक्ट था बंगाल का, वो लोग छोड़ करके दूसरे जगह चले गए थे, क्योंकि वहाँ पे क्या था कि इतनी ज़्यादा भूखमरी फैल रही थी जिसकी वजह से लोग मरे जा रहे थे। तो ये लोग अपने लोकेशन को छोड़ के, अपने विलेज, अपने गांव को छोड़ के दूसरे जगह पर चले गए। ठीक है, तो ये एक पिक्चर के थ्रू आपको दिखाया गया है कि किस तरीके से वहाँ पे सूखा पड़ा, लोग किस तरीके से हो गए थे और किस तरीके से उस जगह को छोड़कर जा रहे थे। नथिंग लाइक बंगाल फैमिन हैज़ हैपन इन इंडिया अगेन। कहने का मतलब है कि जो बंगाल फैमिन फैला था वो इंडिया के अंदर अगेन हुआ। बट इट इज़ डिस्टर्बिंग टू नोट दैट इवन टुडे, पर ये काफ़ी डिस्टर्बिंग था आज के समय में। ये देयर आर प्लेसेस लाइक कालाहांडी एंड काशीपुरी इन ओडिशा वेयर फैमिन लाइक कंडीशन, मतलब कि उस तरह का दोबारा ऐसा हैपन नहीं हुआ बंगाल का जैसे फैला था, पर ये काफ़ी डिस्टर्ब था ये नोट करना आज के समय में कि जो और प्लेसेस थे कालाहांडी, काशीपुर और उड़ीसा के अंदर, वहाँ पे भूखमरी जैसी ही, फैमिन जैसी ही कंडीशन आई थी, हैव बीन एग्जिस्टिंग फॉर मैनी ईयर्स, कई सालों के लिए वहाँ पे एग्जिस्ट की, एंड वेयर सम स्टारवेशन डेथ हैज़ ऑल्सो बीन रिपोर्टेड। वहाँ पे भूखमरी की वजह से जो डेथ हो रहे थे, स्टारवेशन डेथ जो थे, ठीक है, वो भी वहाँ पे रिपोर्ट हुए। स्टारवेशन डेथ आर ऑल्सो रिपोर्टेड इन बारन डिस्ट्रिक्ट। बारन डिस्ट्रिक्ट जो राजस्थान की डिस्ट्रिक्ट थी, वहाँ पे भी स्टारवेशन डेथ जो था वो रिपोर्ट हुआ। पलामाऊ डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड एंड मैनी अदर रिमोट एरिया ड्यूरिंग द रिसेंट ईयर में क्या था, और भी अलग जो रिमोट एरिया थे और जो डिस्ट्रिक्ट था झारखंड का पलामाऊ, वो भी जो है हमारा क्या हुआ, वहाँ पे भी हमें ये देखने को मिला स्टारवेशन डेथ जैसी सिचुएशन वहाँ पे भी रिपोर्ट हुई थी। ठीक है, जो हमारी सिटीज़ और प्लेसेस से दूर थे, जो रिमोट एरियाज़ थे, वहाँ पे भी ऐसी सिचुएशन देखने को मिली। देयरफॉर फूड सिक्योरिटी इज़ नीडेड इन अ कंट्री टू इंश्योर फूड एट ऑल टाइम। इसलिए फूड सिक्योरिटी की हमारे कंट्री के अंदर काफ़ी ज़रूरत है, ताकि हम फूड को इंश्योर कर सकें हर टाइम, हर लोगों के लिए। क्योंकि क्या है कि कब कैसी सिचुएशन, कैसी नेचुरल कैलामिटीज़ हमारे कंट्री के अंदर आ जाएगी, ये किसी को नहीं पता होता। सडन किस तरह का नुकसान होगा ये कोई नहीं जानता है, कोई अनुमान नहीं लगा सकता। तो इसलिए क्या होता है कि फूड सिक्योरिटी की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज़ हु आर फूड इनसिक्योर। कौन लोग फूड इनसिक्योर हैं? फूड इनसिक्योर का मतलब है कि लैकिंग एक्सेस टू बी अ सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ अफोर्डेबल फूड, मीन्स कि यहाँ पे कमी है लोगों के एक्सेस करने की, सफिशिएंट फूड को क्वांटिटी में, सफिशिएंट क्वांटिटी में लोग उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे, वहाँ कमी है लोगों के लिए कि वो उस अफोर्डेबल प्राइस में उस चीज़ों को एक्सेस कर पाएँ, वो उस चीज़ों को खरीद सकें। ठीक है, ये फूड इनसिक्योर्स का मतलब था। अब आइए देखते हैं इसके अंदर क्या ये डिफाइन कर रहा है। ऑल्दो अ लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल सफ़र फ्रॉम फूड एंड न्यूट्रिशन इनसिक्योरिटीज़ इन इंडिया।
हमारे लार्ज सेक्शन ऑफ लोग जो थे, मतलब जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग थे वो सफ़र कर रहे थे फूड और न्यूट्रिशन इनसिक्योरिटी से हमारे इंडिया के अंदर, जहाँ पे उनके लिए फूड और न्यूट्रिशन से भरे हुए फूड की वहाँ पे किसी तरह की इनसिक्योरिटीज़ थी इंडिया के अंदर। द वर्स्ट अफेक्टेड ग्रुप आर लैंडलेस पीपल। जो सबसे ज़्यादा वर्स्ट अफेक्ट थे, सबसे बुरी तरीके से जो अफेक्टेड ग्रुप था हमारा, वो कौन था? वो लैंडलेस पीपल विथ लिटल, या फिर वो लोग जो जिनके पास छोटे मोटे ज़मीन थे या फिर नो लैंड टू डिपेंड अपॉन, और किसी तरह का लैंड ही नहीं था जिस पे कि वो डिपेंड करें। वो लोग किस पे डिपेंड थे? ट्रेडिशनल आर्टिशियंस पे। मीन्स कि जो पुराने समय में जो लोग हाथों से घड़ा बनाते थे, हाथों के इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते थे बजाने के लिए, मीन्स कि हैंडमेड से जो लोग प्रेरित थे, जो लोग अपने हैंड वर्क करते हैं, ठीक है, वो लोग जो ट्रेडिशनल पुरानी कलाएं जो यूज़ करते थे, उन लोग जो थे वो लोग सबसे ज़्यादा ग्रुप के लोग जो थे वो अफेक्टेड थे। प्रोवाइडर ऑफ ट्रेडिशनल सर्विस, जो लोग ट्रेडिशनल सर्विस प्रोवाइड करते थे। पेटी सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर, जो लोग पेटी सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर थे, ठीक है। एंड डेस्टिट्यूट्स, जो बहुत ज़्यादा गरीब थे, जैसे कि इंक्लूडिंग बेगर्स, जो भिखारी होते थे। इन द अर्बन एरिया द फूड इनसिक्योर फैमिलीज आर दोज हु वर्किंग मेंबर आर जनरली एम्प्लॉयड इन इल पेड ऑक्यूपेशन। देखिए ये ऊपर ट्रेडिशनल वाला तो ये हो गया, ये विलेज वगैरह में, गांव और रूरल एरिया की बात होगी। पर जो अर्बन एरिया था वहाँ पे फूड इनसिक्योर फैमिलीज़ वो थी जो जिस घर में, मतलब जिसके फैमिली में लोग काम तो कर रहे थे, वर्किंग मेंबर थे, वो जनरली एम्प्लॉयड भी थे, पर उनको पे किया जाता था इल पेड। उनकी ऑक्यूपेशन पे उनको इल पेड पे किया जाता था। अब इल पेड का मतलब वो होता है कि आप चाहे कितनी भी एफर्ट डाल लो, पर आपको उस एफर्ट के बदले में उस हिसाब से उतना वेल पेड नहीं मिलता था, उतना अमाउंट नहीं दिया जाता था जितना आपसे काम कराया जाता। तो कहने का मतलब कि आपको बहुत कम पेमेंट किया जाता था आपकी ऑक्यूपेशन के हिसाब से। इल पेड वर्कर थे। एंड कैजुअल लेबर वर्कर, जो कैजुअल लेबर वर्कर्स होते हैं वो सारे लोग जो थे अर्बन एरिया के अंदर फूड इनसिक्योर फैमिलीज थी। दीज वर्कर्स आर लार्जली इंगेज्ड इन सेशनल एक्टिविटीज़। इस तरह के जो लोग थे, जो वर्कर थे, वो ज़्यादातर किस में इंगेज थे? सीजनल एक्टिविटीज़ में, ठीक है, कि मतलब सीज़न के हिसाब से कोई काम करते थे वो लोग, ठीक। एंड आर पेड वेरी लो वेजेस, और उनको काफ़ी कम वेजेस, वेतन जो होता है, मतलब जो पैसे होते हैं वो काफ़ी कम दिए जाते थे। दैट जस्ट इंश्योर अ बेयर सर्वाइवल, जिससे क्या होता था कि उनकी बहुत गुजारा हो जाता था, बस बहुत रेयर गुजारा होता था, बहुत कम मात्रा में उनकी सर्वाइवल हो जाती थी। ये एक स्टोरी है, स्टोरी ऑफ रामू। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम स्टोरी ऑफ रामू। रामू वर्क एज अ कैजुअल लेबर। रामू कौन था? एक लड़का था जो कि कैजुअल लेबर की तरह काम करता था एग्रीकल्चर, खेती के काम में, इन रायपुर विलेज, रायपुर गांव के अंदर। हिज एल्डेस्ट सन सोमू हु इज़ 10 ईयर ओल्ड, उसका बड़ा बेटा सोमू जो था वो 10 साल का था। ऑल्सो वर्क एज अ पाली टू लुक आफ्टर द कैटल ऑफ द सरपंच ऑफ द विलेज। ये एक काम करता था, ये भी एज अ पाली, जो देखभाल करता था सरपंच की कैटल का गांव के अंदर। सतपाल सिंह, जिसका नाम क्या था? सतपाल सिंह, उसके सरपंच का नाम था सतपाल सिंह। सोमू इज़ एम्प्लॉयड फॉर द होल ईयर ऑफ द बाय द सरपंच। सोमू जो था वो सरपंच के द्वारा पूरे साल भर के लिए एम्प्लॉयड किया गया था। एंड इज़ पेड अ सम ऑफ 1000 फॉर दिस वर्क, उसको उसके काम के लिए सिर्फ 1000 रुपये दिए जाते थे। रामू एज ए 3 मोर सन, रामू के पास 3 और बेटे थे। एंड 2 डॉटर्स, 2 लड़कियां भी, बट दे आर टू यंग टू वर्क ऑन द फील्ड, पर ये सब काफ़ी छोटे थे कि वो खेतों में या मैदानों में, खेत में जाके काम कर सकें या फील्ड में आकर के काम कर सकें। His wife सुनहरी इज़ ऑल्सो पार्ट टाइम वर्किंग, वो जो उसकी बीवी थी, जो उसकी वाइफ थी, वो उसका नाम सुनहरी था, वो एक पार्ट टाइम वर्किंग करती थी एज अ हाउस क्लीनर फॉर द लाइफ स्टॉक, अपने जीवन व्यतीत करने के लिए एक हाउस क्लीनर
की तरह वहाँ दूसरे घरों में जाकर काम करती थी। रिमूविंग एंड मैनेजिंग ए काउ डंग, साथ ही साथ गाय के गोबर को, काउ डंग को रिमूव करना या फिर उसको मैनेजिंग करना, ये काम भी वो करती थी। शी गेट्स हाफ लीटर मिल्क एंड सम कुक फूड अलॉन्ग विथ वेजिटेबल, वो आधा लीटर दूध और कुछ पके हुए खाने या फिर वेजिटेबल भी अपने डेली वर्क के थ्रू पा लेती थी। बिसाइड शी ऑल्सो वर्क इन द फील्ड अलॉन्ग विथ हर हस्बैंड, और साथ ही साथ वो कभी अपने हस्बैंड के साथ खेतों में काम भी कर लेती थी। इन द बिजी सीजन, जो बिजी सीजन चलता था उस वक्त, एंड सप्लीमेंट हिज अर्निंग, और अपने अर्निंग का सप्लीमेंट भी कर लेती थी। एग्रीकल्चर बीइंग अ सेशनल एक्टिविटी, एग्रीकल्चर जो खेती होती थी वो एक सीजनल एक्टिविटी थी जो एम्प्लॉय करती थी रामू को ओनली ड्यूरिंग अ टाइम, उस टाइम केवल उस समय वो उसको रामू को एम्प्लॉय करती थी। मीन्स उसको उस वक्त ही काम मिलता था जब कौन सा टाइम चलता था, बोआई का, सोविंग का, ट्रांसप्लांटिंग का, जब प्लांट को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ता था, एंड हार्वेस्टिंग, जब कटाई होती थी। ही रिमेन अनएम्प्लॉयड फॉर अबाउट 4 months ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्लांट कंसोलिडेशन, वो पूरे 4 मंथ जो था वो अनएम्प्लॉयड हो जाता था जब प्लांट की स्ट्रॉन्गनेस का पीरियड चलता है, जब वो कंसोलिडेशन के मोड में होता है, स्ट्रॉन्गर होता है प्लांट, तब उस टाइम पे क्या हो जाता था, मतलब कि जब प्लांट की मैच्योरिटी टाइम चलती है उस समय क्या हो जाता था, रामू जो हो जाता था वो अनएम्प्लॉयड हो जाता था। ही लुक्ड हर वर्क इन अदर एक्टिविटी, और फिर तब क्या करता था कि वो दूसरे अदर एक्टिविटीज़ के लिए वो काम ढूंढा करता था। सम टाइम ही गेट एम्प्लॉयमेंट इन ब्रिक लेइंग और इन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, कभी कभी उसको पत्थर ब्रिक लेइंग का काम भी मिल जाता था, और साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में कभी कभी उसको गांव के अंदर काम मिल जाता था। बाय ऑल हिज एफर्ट रामू इज़ एबल टू अर्न इनफ एदर इन कैश, जो रामू था वो अपने पूरी एफर्ट के साथ, रामू जो था वो इतना एबल था कि वो इनफ मनी अर्न कर सके, आइदर इन कैश और काइंड फॉर हिम, या तो फिर कैश में या किसी तरह के काइंड में, जो कि उसको बाय करना होता था किसी भी एसेंशियल चीज़ की, जो कि उनके लिए 2 वक्त का खाना अपनी फैमिली के लिए अवेलेबल कराना होता था। ठीक है, या तो उसको पैसे मिल जाते थे या उनको सामान मिल जाता था जिससे कि वो 2 वक्त का खाना अपनी फैमिली को खिला सके। However, during the days when he is unable to get some, पर जिस समय वो कुछ ऐसे दिन जब during the days चलते थे तब क्या होता था कि उसके पास किसी तरह का काम नहीं होता था। He and his family really faces difficulties, पर उस टाइम पे उसका परिवार जो था काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ झेलता था। And sometime his small kids have to sleep without food, कहने का मतलब कि उस परेशानियों में उसके जो बच्चे थे वो कभी कभी उनको भूखा भी सोना पड़ता था। मिल्क एंड वेजिटेबल आर नॉट अ रेगुलर पार्ट ऑफ मील इन हिज फैमिली, सब्जियां और दूध जो हैं वो उसके रोज का बेसिक खाने के अंदर नहीं होते थे पार्ट। रामू इज़ ए फूड इनसिक्योर ड्यूरिंग 4 months, रामू जो था वो 4 महीनों के लिए काफ़ी ज़्यादा फूड इनसिक्योर हो जाता था, उसके पास किसी तरह की सिक्योरिटीज़ नहीं होती थी। व्हेन ही रिमेन अनएम्प्लॉयड, जब वो दोबारा से अनएम्प्लॉयड हो जाता था, बिकॉज ऑफ द सीजनल नेचर ऑफ एग्रीकल्चर वर्क, क्योंकि ये खेती का जो है वो सीजनल नेचर होता है कि कुछ टाइम पीरियड के लिए वो वहाँ पे लोग जो काम करने वाले होते हैं वो एकदम उनके पास किसी तरह का काम नहीं होता है परफॉर्म करने के लिए। स्टोरी ऑफ अहमद, अब ये सेकंड स्टोरी है अहमद की। ठीक है, अहमद इज़ ए रिक्शा पुलर इन बेंगलोर। अहमद कौन था? एक रिक्शा चलाने वाला इंसान था, आदमी था, वो बेंगलोर के अंदर रहता था। ही हैज़ शिफ्टेड फ्रॉम झुमरी तलैया अलॉन्ग विथ हिज 3 ब्रदर, 2 सिस्टर एंड ओल्ड पेरेंट। जो अहमद था वो झुमरी तलैया से शिफ्ट किया था अपने 3 भाइयों, 2 बहन और अपने बूढ़े माँ बाप के साथ। ही स्टे इन जगीज, वो जो झोपड़पट्टी होती है उस जगह पे वो स्टे करता था, रहता था। द सर्वाइवल ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली डिपेंड ऑन हिज डेली अर्निंग, उसके पूरे परिवार का जो सर्वाइवल था, मतलब कि उसके पूरे घर परिवार का जो था वो जो भी चलता था वो सिर्फ उसके डेली के अर्न करने वाले पैसे पे डिपेंड
था जो वो कमाता था रिक्शा को खींच करके। हाउएवर ही डज नॉट हैव अ सिक्योर्ड एम्प्लॉयमेंट, उसके पास किसी तरह की सिक्योर्ड एम्प्लॉयमेंट नहीं थी। एंड हिज अर्निंग फ्लक्चुएट एवरी डे, और उसकी जो अर्निंग थी वो हर दिन फ्लक्चुएट करती थी, कभी उसको 100 कमाई होती थी तो कभी 500। ड्यूरिंग सम डेज ही गेट एनफ मनी, कभी कभी उसके पास इतनी एनफ मनी होती थी, वो अर्न कर लेता था फॉर हिम टू सेव अमाउंट आफ्टर बाइंग ऑल हिज डे टू डे नेसेसिटीज़, जो कि वो सेव कर लेता था उस अमाउंट को, कुछ अमाउंट को जब जो बचते थे उसके डे टू डे की ज़रूरतों की चीज़ों को ख़रीदने के बाद। ऑन अदर डेज ही बेरली अर्न इनफ टू बाई हिज डेली नेसेसिटीज, और कुछ समय ऐसा होता था कि वो बहुत कम ही ऐसा होता था कि वो अर्न कर पाता था अपनी जो रोज़मर्रे की चीज़ों को ख़रीदने की रिक्वायरमेंट उसको होती थी। हाउ एवर फॉर्चुनेटली अहमद हैज़ अ येलो कार्ड, पर क्या था कि उस अहमद के पास जो था वो येलो कार्ड था, जो कि पीडीएस कार्ड था, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन कार्ड था, जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों के लिए बनाया जाता था। विद दिस कार्ड Ahmed gets sufficient quantity of wheat, rice, sugar and kerosene oil for his daily use, जिस कार्ड की मदद से अहमद को जो है सफिशिएंट क्वांटिटी का गेहूँ, चावल, चीनी, केरोसिन और तेल वगैरह उसके डेली यूज़ के लिए उसको मिल जाता था। ही गेट दीज एसेंशियल एट हाफ ऑफ द मार्केट प्राइस, जो कि वो उसको ये सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें उसको मार्केट प्राइस के आधे दाम पे वहाँ पे मिल जाती थी। ही परचेज हिज मंथली स्टॉक ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर डे, कभी कभी क्या होता था कि वो परचेस कर लेता था, अपने पूरे महीने भर के खाने को स्टॉक कर लेता था। When the राशन शॉप इज़ ओपन, जब भी राशन का शॉप ओपन होता था उन बिलो पॉवर्टी के लोगों के लिए। इन दिस वे अहमद इज़ एबल टू ईक आउट हिज सर्वाइवल विथ लेस देन सफिशिएंट अर्निंग फॉर हिज बिग फैमिली। तो अहमद जो होता था कि वो इतना एबल हो जाता था कि वो अपनी इतना सर्वाइव कर सके कम सफिशिएंट अर्निंग में भी अपने बड़ी सी फैमिली के लिए। वेयर ही इज़ द ओनली अर्निंग मेंबर, जहाँ पे वो सिर्फ एक अर्निंग मेंबर था, कमाई का एक अकेला इकलौता पर्सन था। देखिए अब ये राशन शॉप क्या, जैसे आपके यहाँ भी कभी कभी देखेंगे कि आपके अगल बगल आपके घर के आसपास ही कहीं ना कहीं राशन शॉप होगा, जहाँ पे गरीब लोग को देखेंगे एक उन लोग को कार्ड बनाया जाता है, राशन कार्ड बनाया जाता है, जिसके थ्रू उन लोग को आटा, दाल, चावल, आप लोग के घर में से भी किसी न किसी के फैमिली में आपने देखा होगा कि कोई ना कोई उठाता होगा राशन का सामान वहाँ से भले ही उसको वो लोग यूज़ ना करें, उसको ले जा कर के बेच दें और उसके बदले पैसा ले लेते हैं बहुत लोग, या अच्छी चीज़ें ले लेते हैं। तो कहने का मतलब कि ये कार्ड बनाया जाता है उन लोगों के लिए जो पॉवर्टी लाइन के नीचे होते हैं, जिनका किसी तरह का गवर्नमेंट सर्विस नहीं होता, उन लोगों के लिए ये कार्ड बनाया जाता है ताकि वो क्या कर सकें, अगर जब उनको ज़रूरत पड़े तो वो उस जगह से जाके ख़रीद सकें। ठीक है, तो जो ये इसकी फैमिली थी वो इजीली क्या कर लेता था, वो वहाँ पे सरवाइव करा लेता था। रन हिज फैमिली इवन विथ ए स्मॉल अर्निंग फ्रॉम रिक्शा पुलिंग, वो अपने पूरे परिवार को चला लेता था उस थोड़े से पैसों से भी जो कि वो अर्न करता था रिक्शा चला करके। ठीक है, द सोशल कंपोजिशन अलॉन्ग विद द इनएबिलिटी टू बाय अ फूड ऑल्सो प्ले अ रोल इन फूड इनसिक्योरिटी। जो सोशल मीन्स सामाजिक जो हमारी सामाजिक संरचना थी, जो हमारी सोशल कंपोजिशन है, ठीक है, उसके साथ साथ जो इनएबिलिटी है लोगों को के अंदर कि वो फूड को ख़रीद सकें, ये जो हमारी एक रोल प्ले करती है फूड सिक्योरिटी के अंदर। जो भी हमारे समाज में रह रहे लोग हैं उनमें जो लोग के पास इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो खाना खरीद सके, वो भी जो हमारे हैं एक रोल प्ले करते हैं फूड सिक्योरिटी के अंदर। जैसे कि द SC ST एंड सम सेक्शन ऑफ द OBC, SC ST के लोग और OBC के कुछ सेक्शन जो कि लोअर कास्ट में आते हैं, वो लोग who have either poor land base or very low and productivity are prone to food insecurity, जो कि या तो पुअर होंगे, ठीक है, पुअर लैंड बेस होंगे या फिर काफ़ी लो होंगे,
लो लैंड प्रोडक्टिविटी होगी उनकी। ये सारे लोग फूड इनसिक्योरिटीज़ होते हैं। दीज पीपल अफेक्टेड बाय नेचुरल डिज़ास्टर, ये लोग जो हैं वो नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से अफेक्ट हो जाते हैं। हु हैव टू माइग्रेट टू अदर एरियाज, जो कि उस जगह को छोड़ करके दूसरे जगह जाके रहते हैं ताकि वो किसी तरह का काम खोज सके, इन सर्च ऑफ वर्क। आर ऑल्सो अमोंग द मोस्ट फूड इनसिक्योर पीपल, ये लोग क्या होते हैं, सबसे मोस्ट फूड इनसिक्योर पीपल होते हैं। अ हाई इंसिडेंस ऑफ माल न्यूट्रिशन प्रिवेल अमोंग वुमेन, इस जो यहाँ पे क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा हाई इंसिडेंस होता है कि उनके अंदर माल न्यूट्रिशन मीन्स न्यूट्रिशन की कमी होगी अमोंग वुमेन, साथ ही साथ जो वुमेन होंगी उनके अंदर। देयर इज़ अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न एज इट पुट एवरी द अनबॉर्न बेबी एट द रिस्क ऑफ माल न्यूट्रिशन, जिससे क्या है कि ये सीरियस मैटर होगा, देखा गया, कंसर्न किया गया कि एज इट पुट इवन द ये ही क्वालिटी मतलब माल न्यूट्रिशन की कमी ही जो है हमारे जो अनबॉर्न बेबी होंगे उनके अंदर भी आने का ये रिस्क बहुत ज़्यादा चांसेस दिखा। अ लार्ज प्रपोर्शन ऑफ प्रेग्नेंट एंड नर्सरिंग मदर्स एंड चिल्ड्रेन अंडर द एज ऑफ 5 ईयर, बहुत सारे जो प्रपोर्शन था जो लोग प्रेग्नेंट थी और जो नर्सिंग वुमेन थी मतलब जो अपने बच्चों का देखभाल करती हैं, चिल्ड्रंस जो कि अंडर द एज ऑफ 5 थे, 5 ईयर के अंदर के जो लोग बच्चे थे उनसे छोटे, कंस्टिट्यूट एन इम्पॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ द फूड इनसिक्योर पॉपुलेशन, उन्होंने जो था वो सबसे ज़्यादा फूड इनसिक्योर पॉपुलेशन के अंदर वो आए, क्योंकि वहाँ पे क्या था कि वहाँ पे न्यूट्रिशन की कमी थी, फूड इनसिक्योर थे, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिला, जिसकी वजह से जो उनका बेबी भी बॉर्न हुआ वो भी न्यूट्रिशन लेस था, उनके अंदर भी न्यूट्रिशन की कमी थी, कमज़ोर थे। बहुत से बच्चे देखेंगे आप सुनते होंगे कि कुपोषण पैदा हुए, क्यों? क्योंकि उनको उस प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिली, उनको वैसी फीड नहीं मिली प्रॉपर, उनको सिंचाई उस न्यूट्रिशन की जो ज़रूरत होती है एक बेबी को हेल्दी ग्रो करने के लिए वो सारी कमी हुई। या फिर बहुत देखेंगे कि बच्चे पैदा हो गए, पैदा होने के बाद क्या होता है कि उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशन की, कैल्शियम की कमी होने लगती है। अब 5 साल तक देखेंगे जनरली बच्चे थोड़ा बहुत बीमार पड़ते हैं किसी न किसी न्यूट्रिशन की कमी की वजह से। तो ये सारे लोग कंस्टिट्यूट करने लगे एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट जो कि फूड इनसिक्योरिटी पॉपुलेशन के अंदर आता है। अकॉर्डिंग टू द नेशनल हेल्थ फैमिली सिक्योरिटी जो NHFS था 1989-99 के अंदर, द नंबर ऑफ सच वुमेन एंड चिल्ड्रन इज अप्रॉक्सीमेटली 11 करोड़। उन्होंने बताया कि 1998-99 के अंदर जो नंबर था उस तरह की वुमेन का और बच्चों का जिनके अंदर माल न्यूट्रिशन की कमी थी, मतलब न्यूट्रिशन की कमी थी, जो माल न्यूट्रिशन से पीड़ित थे, वो लोग अप्रॉक्सीमेटली 11 करोड़ लोग थे ऐसे वुमेन्स और बच्चे थे जो जिनके अंदर न्यूट्रिशन की कमी थी। The food insecure people are disproportionately large in some region of the country. कंट्री के कुछ रीजन में जो फूड इनसिक्योर लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा लार्ज प्रपोर्शन में थे, ठीक है। सच एज इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेट, जो कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड मतलब जो काफ़ी बैकवर्ड स्टेट से होंगे जिनकी इकोनॉमिकली कंडीशन काफ़ी लो होती है वो लोग, विथ हाई इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी, जो कि गरीबी से जूझ रहे हैं, ठीक है, ट्रिबल से जूझ रहे हैं, ठीक है, जिनके पास क्या होगा कि बहुत ज़्यादा पैसे नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा कमी होगी, ठीक है, टू लो कि वो उस तरह की क्वालिटी ख़रीद सकें। तो जो गरीब लोग होंगे वो, और कुछ ऐसे रिमोट एरियाज़ वगैरह, ठीक, रीजन्स मोर प्रोन, ठीक, टू नेचुरल डिज़ास्टर एक्सेट्रा, मतलब इन सारी चीज़ों में जो लोग बैकवर्ड और जो स्टेट वाले लोग होते हैं जो इकोनॉमिकली इतने कमज़ोर होते हैं कि वो सारी चीज़ें खरीद सके जो उनको प्रॉपर उनको न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, इनफैक्ट द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड साउथ ईस्टर्न पार्ट्स, जो उत्तर प्रदेश का स्टेट है और साउथ ईस्टर्न पार्ट्स जो हैं जैसे बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र अकाउंट फॉर लार्जेस्ट नंबर ऑफ फूड इनसिक्योर पीपल इन द कंट्री। ये सारे जो स्टेट थे ये लोग जो थे कि वो सबसे ज़्यादा फूड इनसिक्योर पीपल थे इस कंट्री के अंदर, जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ देखे गए थे।
हंगर इज़ अनदर एक्सपेक्ट इंडिकेट फूड इनसिक्योरिटी। फूड इनसिक्योरिटी की वजह से एक अनदर एक्सपेक्ट देखा गया, मतलब एक अनदर कारण देखा गया किस चीज़ का, हंगर का, भूख का। ठीक है, हंगर इज़ नॉट जस्ट एन एक्सप्रेशन। हंगर जो था वो गरीबी का एक मात्र जो एक्सप्रेशन नहीं था। इट ब्रिंग अबाउट पॉवर्टी, ये बल्कि गरीबी लाता था। अगर भूखे लोग हैं तो गरीबी आई, ये नहीं कि गरीबी है इसलिए हंगर है, नहीं, गरीबी आई क्यों, क्योंकि वहाँ पे भूख था। ठीक, द अटेनमेंट ऑफ फूड सिक्योरिटी therefore involves eliminating current hunger and reducing the risk of future hunger। तो इसकी वजह से यहाँ पे फूड सिक्योरिटी लाई गई और उसको इन्वॉल्व किया गया ताकि वो एलिमिनेट कर सके, हटा सके जो भी करेंट हंगर सिचुएशन थी, जो भी भूख का जो भी वहाँ पे करंट चल रहा था, और जो भी ताकि उसको रिड्यूस कर सके जो भी रिस्क था फ्यूचर में आने वाली हंगर का। ठीक है, हंगर हैज़ अ क्रॉनिक एंड सेशनल डायमेंशन। हंगर जो था वो हमारी एक इलनेस माना गया और सेशनल डायमेंशनल माना गया। क्रॉनिक हंगर इज़ ए कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डाइट परसिस्टेंसी। जो भूख की जो बीमारी थी, भूख की जो क्रॉनिक थी बीमारी थी जो, वो एक क्या लाई, हमारी डाइट की लगातार जो है वो इनएडवोकेट इन टर्म ऑफ क्वांटिटी, जो कि क्वांटिटी में इनएडवोकेट मीन्स कि अच्छे इनफ आपके पास इतनी वो ना हो, पैसे ना हो कि आप इनफ मात्रा में अच्छी क्वालिटी की चीज़ों को ख़रीद सकें। आप उस लो क्वालिटी की लोगों उन चीज़ों को वहाँ पे आप ख़रीद रहे हो, तो मतलब ये एक तरह की बीमारी की कारण बन गई, और ये डाइट की लगातार वहाँ पे डाइट को ख़राब कर रही थी, जिससे कि क्वालिटी जो खाने का था वो लोग इजीली ख़रीद नहीं पा रहे थे। पुअर पीपल सफ़र फ्रॉम क्रॉनिक हंगर। भूख की जो बीमारी थी उससे जो गरीब लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहे थे, बिकॉज ऑफ देयर वेरी लो इनकम, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी उनकी लो इनकम थी, एंड इन टर्न एबिलिटी टू बाय फूड इवन फॉर सर्वाइवल। और उनके सर्वाइवल के लिए भी उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो इतनी एबल हो सके कि वो खाना खरीद सके ताकि वो सर्वाइव कर सकें। सीजनल हंगर मीन्स सीजन वाइज जो हंगर था इज़ रिलेटेड टू साइकिल ऑफ फूड ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग। सीजनल हंगर तो देखिए जो रिलेटेड होता था वो फूड ग्रोइंग और हार्वेस्टिंग से, मतलब जब कटाई होती थी, जब फूड ग्रो करता था उसके हिसाब से ये हंगर आता था। कहने का मतलब जिस टाइम पे प्लांट जो है वो ग्रो स्टेज में होता है, मैच्योरिटी टाइम पे होता है, उस समय क्या होता है कि लोगों के पास कोई काम नहीं होता, वो अनएम्प्लॉयड होते हैं, तो उस समय क्या होता है कि वो वहाँ पे हंगर की सिचुएशन आ जाती है, उनके पास काम नहीं होगा, कमाएंगे नहीं तो खरीदेंगे कैसे, तो वो सीजनल हंगर का रूप ले लेता था। दिस इज़ प्रीवेलेंट इन रूरल एरिया, ये ज़्यादातर रूरल एरिया में देखा गया, बिकॉज ऑफ द सीजनल नेचर ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटी, क्योंकि वहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटी का सीजनल नेचर होता था, क्योंकि जब सीज़न चलता था तभी एग्रीकल्चर का काम होता था, उसी हिसाब से उनको अर्निंग होती थी और उसी हिसाब से उनको सिचुएशन फेस करनी पड़ती थी। एंड इन अर्बन एरिया बिकॉज ऑफ द कैजुअल लेबर, अर्बन एरिया के अंदर क्या था, कैजुअल लेबर जो थे वो, देयर इज़ अ लेस वर्क फॉर कैजुअल कंस्ट्रक्शन लेबर, जो कैजुअल कंस्ट्रक्शन लेबर थे उनके लिए बहुत कम काम होता था ड्यूरिंग द रेनी सीजन। अगर रेनी सीजन रहेगा तो वहाँ पे कुछ किसी तरह का कंस्ट्रक्शन नहीं चलता था, तो उन लोगों के लिए उस टाइम पे सिचुएशन आ जाती थी हंगर की। ठीक है, क्रॉनिक हंगर की बीमारी की। दिस टाइप ऑफ हंगर एग्जिस्ट व्हेन अ पर्सन इज अनेबल टू गेट अ वर्क फॉर द इंटायर ईयर। इस तरह की हंगर की तब एग्जिस्ट करती थी जब लोग इतने अनेबल होते थे किसी तरह का काम पाने के लिए पूरे साल भर के अंदर, इंटायर ईयर के अंदर। ठीक है, नीचे दिया हुआ है परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड विथ हंगर इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो हाउस होल्ड परिवार का जो हमारे परसेंटेज था वो देखिए, सीजनल में रूरल एरिया में देखिए 2000 तक का दिया हुआ है, 2.6 हो गया था। ठीक है ये, और उसके बाद जो बीमारी आई क्रॉनिक आई वो 0.7, और टोटल जो था वहाँ पे 3.3 किस तरह का टाइप ऑफ हंगर वहाँ पे था। अर्बन एरिया के अंदर देखिए 0.6 और यहाँ पे 0.3 था बीमारी और 0.9 टोटल था।
तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या था कि ये एक टाइप ऑफ हंगर बताया गया कि सीजनल के वाइज कितना था वहाँ पे, और एक बीमारी की तरह, इलनेस की तरह कितना था, और टोटल कितना था। द परसेंटेज ऑफ सीजनल एज वेल एज क्रॉनिक हंगर हैज़ डिक्लाइन इन इंडिया। जो सीजनल का परसेंटेज था वो एज वेल एज डिक्लाइन किया, जैसे क्रॉनिक हंगर डिक्लाइन किया इंडिया के अंदर, जैसा कि हमने टेबल में ऊपर देखा है कि धीरे धीरे वो कम हुआ, जैसे सीजनल कम हुआ वैसे ही क्रॉनिक भी कम हुआ था। इंडिया इज़ एमिंग एट अ सेल्फ सफिशेंसी इन फूड ग्रेन सिंस इंडिपेंडेंस। जब से हमारी इंडिया आज़ाद हुई तब से इंडिया का ये एम था कि वो सेल्फ सफिशेंसी क्रिएट करे फूड ग्रेन के अंदर। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया पॉलिसी मेकर अडॉप्टेड ऑल मेजर्स टू अचीव अ सेल्फ सफिशेंसी इन फूड ग्रेन। इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन पॉलिसी जो थी वो बनाई गई, अडॉप्ट की गई कि वो हर उस मेजर्स को अचीव करे जिससे कि वो सेल्फ सफिशेंसी क्रिएट कर सके फूड ग्रेन के अंदर। इंडिया अडॉप्टेड अ न्यू स्ट्रैटेजी इन एग्रीकल्चर, और इंडिया ने उसी चीज़ों को देखते हुए, उसी पॉलिसी के बनाने के बाद उन्होंने इंडिया में नई नई स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट किया एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर, विच रिजल्ट इन द ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसका रिजल्ट उनको मिला ग्रीन रेवोल्यूशन के रूप में, स्पेशली इन द प्रोडक्शन ऑफ वीट एंड राइस, जो कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन राइस और वीट के फील्ड के अंदर उनको ग्रीन रेवोल्यूशन का बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। इंदिरा गांधी द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थी, ऑफिशियली रिकॉर्डेड द इम्प्रेसिव स्ट्राइड, जिन्होंने ऑफिशियली रिकॉर्ड किया था इम्प्रेसिव स्ट्राइड का कहने का मतलब कि एडवांस में ही कंसीडर कर लिया था कि वो इसकी वजह से गुड प्रोग्रेस होगा। ये किसने किया था? इंदिरा गांधी जी ने किया था, जो कि ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से हुआ था। ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इन एग्रीकल्चर बाय रिलीजिंग अ स्पेशल स्टैम्प इंटाइटल्ड, जो कि वहाँ पे स्पेशल स्टैम्प रिलीज कर दिया था एग्रीकल्चर में, वीट रेवोल्यूशन इन जुलाई 1968 के अंदर ही वहाँ पे वीट रेवोल्यूशन के नाम से उन्होंने स्टैम्प कर दिया था। द सक्सेस ऑफ वीट वॉज लेटर रेप्लिकेटेड इन राइस, जो वीट का सक्सेस हुआ, ठीक है, वो बाद में जो है वो दोहराया गया राइस के अंदर भी। द इंक्रीज इन फूड ग्रेन वॉज हाउएवर, जो भी फूड ग्रेन का इंक्रीज हुआ वो हाउएवर डिसप्रपोर्शनेट, वो क्या था? इररेलेवेंट था। द हाइएस्ट रेट ऑफ ग्रोथ वॉज अचीव इन उत्तर प्रदेश, जो सबसे ज़्यादा हाइएस्ट ग्रोथ रेट था उसको अचीव किया गया था उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश एंड पंजाब। उत्तर प्रदेश एंड पंजाब और उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा हाई रेट ऑफ ग्रोथ को अचीव किया गया था, वेयर फूड ग्रेन प्रोडक्शन रीच एंड ऑल टाइम हाई ऑफ 78.9 मिलियन टन। जो फूड ग्रेन था, प्रोडक्शन था, वो हर टाइम रीच करता था, पहुंचता था, जो 78.9 मिलियन टन वहाँ पे प्रोडक्शन हो जाता था। कब? 2012-13 के अंदर। प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन इन उत्तराखंड, जो फूड ग्रेन का प्रोडक्शन होता था उत्तराखंड, झारखंड, असम, तमिलनाडु, वो क्या हुआ? ड्रॉप्ड हो गया, गिर गया। वेस्ट बंगाल एंड उत्तर प्रदेश ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ जो वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश था वो रिकॉर्डेड अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन राइस यील्ड, उन्होंने रिकॉर्ड ही बना लिया, किसमें? राइस के खेती में इंक्रीज करके 2012-13 के अंदर। दूसरी तरफ ये उत्तराखंड, झारखंड, असम, तमिलनाडु, ये सब जगह गिर गया था मात्रा, लेकिन दूसरी तरफ जो हमारा वेस्ट बंगाल और यूपी था वो क्या हुआ? रिकॉर्ड बना लिया 2012-13 के अंदर, उन्होंने सबसे ज़्यादा राइस को उगाया था। अब देखिए क्या लिखा है, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, इंडिया के अंदर फूड सिक्योरिटी का क्या था? सिंस द एडवेंट ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इन द अर्ली 1970 द कंट्री हैज़ अवॉइडेड
फैमिन इवन ड्यूरिंग एडवर्ड्स वेदर कंडीशन। जब हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन आया 1970 के बाद, जो हमारी कंट्री थी वो अवॉइड करने लगी फैमिन को, भूखमरी को। जब हमारी वेदर कंडीशन नहीं भी होती थी तब भी इंडिया हैज़ बिकम अ सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन। और हमारी जो इंडिया थी, जो बनना चाहती थी सेल्फ सफिशिएंसी, वो बन गई सेल्फ सफिशिएंट उन फूड ग्रेन के मामले में। कहने का मतलब कि इतना कि वो सफिशिएंट, खुद में इतना सफिशिएंट मात्रा में रखे फूड ग्रेन, ताकि वो उसको कहीं से मांगने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है। ड्यूरिंग द लास्ट 30 ईयर, ड्यूरिंग द मतलब पिछले 30 सालों से इंडिया जो हमारी है वो सेल्फ सफिशिएंट फूड ग्रेन के मामले में थी। बिकॉज अ वैरायटी ऑफ क्रॉप ग्रोन ऑल ओवर द कंट्री, क्योंकि ऑल ओवर द कंट्री के अंदर वहाँ पे वैरायटी ऑफ क्रॉप को वहाँ पे ग्रो किया जाने लगा। द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन एट द कंट्री, जो हमारी फूड ग्रेन की कंट्री के अंदर अवेलेबिलिटी थी, लेवल हैज़ फर्दर बीन इंश्योर्ड। जो हमारा लेवल था हमारे कंट्री के अंदर फूड ग्रेन का, वो फर्दर इंश्योर किया गया विथ अ केयरफुली डिज़ाइन फूड सिक्योरिटी सिस्टम, जो कि केयरफुली डिज़ाइन किया गया था फूड सिक्योरिटी सिस्टम गवर्नमेंट के थ्रू। दिस सिस्टम हैज़ 2 कंपोनेंट। इस सिस्टम में 2 तरह के कंपोनेंट थे, अ बफर स्टॉक एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, PDS जो मैंने आपको बताया था। और बफर स्टॉक का मीन्स होता है सुरक्षित भंडार, जहाँ पर सारी चीज़ें हमारी क्या होंगी, वो सुरक्षित होंगी। ठीक है। अब देखिए नीचे लिखा है व्हाट इज़ बफर स्टॉक। अब बफर स्टॉक क्या है? बफर स्टॉक इज़ द स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन। बफर स्टॉक क्या है? हमारे एक फूड ग्रेन का स्टॉक होता है, उसको कहते हैं नेमली वीट एंड राइस प्रोक्यूर्ड बाय द गवर्नमेंट। जो वीट और राइस को गवर्नमेंट हमारी रखती है, ठीक है, प्रोक्योर करती है थ्रू द FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू किया जाता है। द FCI परचेज अ वीट एंड राइस फ्रॉम द फार्मर। जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है वो परचेस करती है वीट एंड राइस हमारे फार्मर से जाकर के इन स्टेट के अंदर वेयर देयर इज अ सरप्लस प्रोडक्शन, जहाँ भी स्टेट में सरप्लस प्रोडक्शन करते हैं फार्मर्स। द फार्मर आर पेड अ प्री अनाउंस प्राइस। जो हमारे फार्मर थे उनको प्री अनाउंस प्राइस पे किया जाता है। प्री अनाउंस प्राइस कहने का मतलब होता है कि क्रॉप के उगने के पहले ही उस जगह के क्रॉप का या उस क्वालिटी के क्रॉप का प्राइस को बोल दिया जाता है कि हम इतना आपको पे करेंगे, फिर चाहे कैसा भी क्रॉप वहाँ पे, कितना भी क्रॉप वहाँ पे उगे, उससे नहीं मतलब है। वहाँ पे वो प्री अनाउंस, पहले ही अनाउंस किए गए प्राइस पे वो फार्मर से खरीदते हैं और उनको पे करते हैं। दिस प्राइस इज कॉल्ड मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इस प्राइस को हम क्या कहते हैं? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, MSP। ठीक है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उस प्री अनाउंस प्राइस को हम क्या कहते हैं, ध्यान रखिएगा कि इसको हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं। ठीक है। और ये वीट एंड राइस किसके थ्रू कराया जाता है? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू कराया जाता है। ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। द MSP इज़ डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट। ये MSP जो होता है वो गवर्नमेंट के थ्रू डिक्लेयर किया जाता है एवरी ईयर, हर साल में, बिफोर द सोइंग सीजन, टू प्रोवाइड इंसेंटिव्स टू द फार्मर। मतलब जब भी वहाँ पे बोआई होती है उसके पहले ही, बोआई के पहले ही, सोइंग मीन्स सोइंग सीजन मीन्स बोआई के सीज़न के पहले ही वहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है? अनाउंस कर देती है, प्री अनाउंस मिनिमम सपोर्ट प्राइस वहाँ पे अनाउंस कर देती है, ताकि वो क्या करे? इंसेंटिव प्रोवाइड्स करे। मीन्स ताकि जो फार्मर है हमारे, जो किसान हैं, वो क्या हो, थोड़े से मोटिवेट हो इंसेंटिव्स की वजह से। ठीक है। ताकि अब देखिए ये तो नहीं पता कि कितना अच्छा वहाँ पे खेती होगा, ग्रो होगा, लेकिन क्या होता है कि पहले अनाउंस प्राइस कर देने से क्या होता है कि चाहे कैसा भी हो वहाँ पे वो उतना ही प्राइस उनको पे करना पड़ेगा। तो इससे क्या होता है, हमारे फार्मर जो होते हैं, किसान जो होते हैं, वो मोटिवेट हो जाते हैं। तो यही यहाँ पे कह रहा है कि ताकि वो प्रोवाइड कर सके इंसेंटिव टू फार्मर फॉर रेजिंग द प्रोडक्शन ऑफ दीज क्रॉप। उस क्रॉप्स का वो अच्छे से प्रोडक्शन को रेज करें ताकि। ठीक है।
द परचेज फूड ग्रेन आर स्टोर्ड इन ग्रेनरीज, जो भी वहाँ पे परचेस किया जाता है फूड ग्रेन को, उसको स्टोर कर दिया जाता है ग्रेनरीज, भंडार घर में। डू यू नो वाई दिस बफर स्टॉक इज क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट, क्या आप जानते हैं कि क्यों ये बफर स्टॉक बनाया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू? दिस इज डन टू डिस्ट्रीब्यूट फूड ग्रेन्स इन डेफिसिट एरिया, ये इसलिए बनाया जाता है ताकि वो फूड ग्रेन को डिस्ट्रीब्यूट करें उन एरिया में जहाँ पे जो डेफिसिट एरिया है, जहाँ पे फूड ग्रेन की कमी है। एंड अमॉन्ग द पुअरेस्ट स्ट्राटा, कहने के मीन्स कि जहाँ पे डेफिसिट है, जहाँ घाटा चल रहा है, जिस एरिया में कमी है, ठीक है, उस जगह पे, और जो पुअर स्तर के लोग हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, जो गरीब लोग हैं, उनके लिए एट अ प्राइस लोअर देन द मार्केट प्राइस, जो भी मार्केट प्राइस है उस चीज़ का, उस ग्रेन का, उस भी फूड ग्रेन का, उससे कम प्राइस में उन सोसाइटी के लोगों को, जो पुअर लोग हैं और जो गरीब लोग हैं उनको, और जो डेफिसिट एरिया है जहाँ पे कमी है उन एरिया पे लोअर प्राइस में वहाँ पे वो बेचते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं हम ऑल्सो नोन एज इशू प्राइस, जहाँ पे कमी हो, जहाँ पे लोग पुअर हों, उन लोगों को ये इस तरह का फूड प्रोवाइड कराते हैं, उसको क्या कहते हैं? इशू प्राइस, ठीक है, ये गवर्नमेंट कराती है। दिस ऑल्सो हेल्प रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेज, इसकी वजह से ये हमें इसलिए भी हेल्प करती है ताकि हम प्रॉब्लम की जो शॉर्टेज, फूड की शॉर्टेज की जो प्रॉब्लम होती है उसको हम रिजॉल्व कर सकें, सॉल्व कर सकें, ठीक है। ड्यूरिंग एडवर्स वेदर कंडीशन, जब भी हमारी वेदर कंडीशन ऐसी होती है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है, या ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ कैलेमिटीज, जब किसी तरह की कैलेमिटीज़ का पीरियड चलता है तब भी। ये हो गया बफर स्टॉक। क्या होता है बफर स्टॉक, क्यों होता है, क्यों गवर्नमेंट करती है, ये हमने पढ़ लिया। अब हम जानेंगे कि व्हाट इज़ द पीडीएस सिस्टम, क्या है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। द फूड प्रोक्यूर्ड बाय एफसीआई, जो फूड हमारी एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया प्रोक्योर करती है, इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू गवर्नमेंट, जिसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू। रेगुलेटेड राशन शॉप, जो कि राशन शॉप के ऊपर किया जाता है। अमॉन्ग द पुअरर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो भी सोसाइटी के हमारे पुअर सेक्शन वाले लोग होते हैं उनके बीच। दिस इज़ कॉल्ड द पीडीएस, इस सिस्टम को हम मतलब क्या कहते हैं? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं। राशन शॉप आर नाउ प्रेजेंट इन मोस्ट लोकेलिटीज़, अब राशन शॉप जो हमारा है वो ज़्यादातर मोस्ट लोकेलिटीज़, गाँव में, प्लेसेस में, टाउन और सिटीज़ में ईजिली प्रेजेंट है। देयर आर अबाउट 5.5 लाख रेशन शॉप्स, अब जो हैं हमारे 5.5 लाख राशन शॉप जो हमारे ऑल ओवर कंट्री के अंदर प्रेजेंट हैं। राशन शॉप आर ऑल्सो नोन एज फेयर प्राइस शॉप, देखिए राशन शॉप को एक और नाम से जाना जाता है जिसको कहा जाता है फेयर प्राइस शॉप के नाम से, ठीक है। कीप स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन, जो क्या करता है? फूड ग्रेन का स्टॉक रखता है, जैसे शुगर, केरोसिन ऑयल, जो कि खाना बनाने में हेल्प करता है। अब तो चावल और गेहूँ और काफ़ी चीज़ें राशन शॉप में मिलती है, जैसे चना मिलता है, बीन्स वगैरह मिलते हैं, तो काफ़ी चीज़ें अब राशन शॉप पे मिलती है। दीज आइटम आर सोल्ड टू पीपल एट अ प्राइस लोअर दैन, ये सारे आइटम जो लोगों को बेचे जाते हैं वो मार्केट प्राइस से कम के प्राइस में बेचे जाते हैं। एनी फैमिली विथ अ राशन कार्ड, जिस भी फैमिली के पास राशन कार्ड है, कैन बाय अ स्टिपुलेटेड अमाउंट ऑफ दीज आइटम, वो इजीली इस तरह आइटम को खरीद सकते हैं कुछ ऐसे स्टिपुलेटेड अमाउंट में, ठीक है। मीन्स कि तय किए हुए अमाउंट हैं उनके हिसाब से ही लोग खरीद सकते हैं, जैसे कि 35 kg ऑफ ग्रेन, 5 लीटर ऑफ केरोसिन और 5 kg ऑफ शुगर, ठीक है, इतना आप खरीद सकते हो एवरी मंथ फ्रॉम अ नियर बाई राशन शॉप, हर मंथ में आप राशन शॉप से खरीद सकते हो। देर आर 3 काइंड ऑफ राशन कार्ड, 3 तरह के राशन कार्ड भी बनाए गए हैं। पहला होता है अंत्योदय कार्ड फॉर द पुअरेस्ट पीपल, जो अंत्योदय कार्ड बनाया गया है हमारे पुअरेस्ट लोगों के लिए। बीपीएल कार्ड फॉर दोज जो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, ठीक है।
ये कार्ड हमारा बनाया गया है जो पुअरेस्ट लोग हैं उनके लिए, ठीक। और जो ये कार्ड बनाया गया है बीपीएल कार्ड, वो हमारे पॉवर्टी लाइन के नीचे जो आते हैं वो लोग। और जो एपीएल कार्ड बनाया गया है वो सबके लिए बनाया गया है, ठीक है। 3 तरह के कार्ड हो गए, कौन कौन से? अंत्योदय कार्ड, बीपीएल कार्ड और एपीएल कार्ड। 3 तरह के कार्ड होते हैं, देखिए ये आप ध्यान रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है काफ़ी। द इंट्रोडक्शन ऑफ रैशनिंग इन इंडिया, जो रैशनिंग का प्रोसेस था वो इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। डेट्स बैक टू द 1940 अगेन, जो कि 1914 के बाद हुआ। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द बंगाल फैमिन, जो कि हमारे बंगाल फैमिन के अगेंस्ट में किया गया, क्योंकि वहाँ पे भूखमरी फैली थी जिसकी वजह से लोग मरने लगे, तो उसी को देखते हुए ये कराया गया। द राशनिंग सिस्टम वॉज रिवाइव्ड इन द वेक ऑफ एक्यूट फूड शॉर्टेज ड्यूरिंग द 1960। जो हमारा राशनिंग सिस्टम था उसको पुनर्जीवित किया गया, रिवाइव किया गया दोबारा से, जब हमारी फूड शॉर्टेज की जो प्रॉब्लम थी वो काफ़ी तेज़ी से फैली थी। कब? 1960 के अंदर, प्रायर टू द ग्रीन रेवोल्यूशन, जब हमारी ग्रीन रेवोल्यूशन के पहले हुआ था। इन द वेक ऑफ द हाई इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी, जब हमारी गरीबी की जो सबसे ज़्यादा हाई इंसिडेंस हुआ था, जागा था पॉवर्टी का लेवल, तब हमारी ये राशनिंग का सिस्टम जो था उसको दोबारा से पुनर्जीवित किया था, जब हमारी फूड की शॉर्टेज होने लगी थी 1960 के अंदर, तब, ठीक है। आर रिपोर्टेड बाय द NSSO, जो कि रिपोर्ट किया गया था किसके थ्रू? NSSO के थ्रू किया गया था। इन द मिड 1970, जो कि 1970 के बीच में किया गया था। 3 इंपॉर्टेंट फूड इंटरवेंशन, यहाँ पे 3 तरह के फूड का हस्तक्षेप हुआ, मीन्स की इंटरफेरेंस हुआ। मतलब यहाँ पे 3 तरह के इम्पॉर्टेंट फूड इंटरवेंशन प्रोग्राम बनाए गए, जिसका वहाँ पे 3 तरह का प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस कराया गया। पहला था PDS सिस्टम फॉर फूड ग्रेन, मीन्स पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉर फूड ग्रेन, ठीक। उसके बाद था इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, ICDS, इसको कराया गया था 1975 के अंदर, जो कि एक्सपेरिमेंटल बेसिस के ऊपर कराया गया था। एंड तीसरा था फूड फॉर वर्क, FFW, जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था 1977-78 के अंदर। ओवर द ईयर सेवरल न्यू प्रोग्राम हैव बीन लॉन्च, सालों साल के हिसाब से जो वहाँ पे नए नए प्रोग्राम लॉन्च किए गए। एंड सम हैव बीन रीस्ट्रक्चर्ड, और कुछ ऐसे प्रोग्राम थे जिनको रीस्ट्रक्चर मीन्स उनका नया स्ट्रक्चर बनाया गया विद द ग्रोइंग एक्सपीरियंस, जो भी ग्रोइंग एक्सपीरियंस देखने के हिसाब से, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिंग के थ्रू कराया गया था इन प्रोग्राम को। एट प्रेजेंट देर आर सेवरल पॉवर्टी, अब क्या है प्रेजेंट टाइम में यहाँ पे सेवरल पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम है। पॉवर्टी को कम करने के लिए, एलिवेशन मीन्स कम करने के लिए कई सारे ऐसे प्रोग्राम हैं, PAP, मोस्ट इन रूरल एरिया, जो कि रूरल एरिया के अंदर हैं। विच हैव एन एक्सप्लिसिट फूड, मीन्स की जो फुल्ली रिवील किए, फुल्ली एक्सप्रेस्ड फूड कंपोनेंट को किया गया, जहाँ पे जिसके थ्रू वाई सम ऑफ द प्रोग्राम सच एस PDS, जो कि कुछ ऐसे प्रोग्राम्स थे जैसे PDS मिड डे मील एक्सेट्रा, मीन्स कि जहाँ पे दोपहर का खाना प्रोवाइड किया गया। आर एक्सक्लूसिवली फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम, जो कि ये सब फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम थे। मोस्ट ऑफ द मतलब मोस्ट ऑफ द जो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम थे ऑल्सो इन्हांस फूड सिक्योरिटी, इन्होंने हमारे फूड सिक्योरिटी को भी काफ़ी इन्हांस किया। एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम ग्रेटली कंट्रीब्यूट टू फूड सिक्योरिटी, जो हमारी एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम थी वो काफ़ी कंट्रीब्यूट किया हमारे फूड सिक्योरिटी के अंदर। बाय इंक्रीजिंग द इनकम ऑफ द पुअर, जिसके थ्रू हमारे पुअर की जो इनकम थी वो भी इंक्रीज हुई। देखिए आपको यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दी गई है कि आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन गैदर करना है, कुछ ऐसे प्रोग्राम जो कि बनाए गए थे गवर्नमेंट के थ्रू विच हैव अ फूड कंपोनेंट, ठीक है, जो कि फूड कंपोनेंट के हिसाब से बनाए गए थे। जैसे
रूरल वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, जहाँ पे रूलर्स के लिए अच्छी वेज पे मतलब सफिशिएंट वेज पे एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम बनाया गया था। एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, ठीक है, ये बनाया गया था। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, मिड डे मील, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, ये सारी चीज़ें बनाई गई थी। जो हमारा सेकंड था एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, इसके अंदर बेसिक ये था कि वहाँ पे 100 दिन का वेजेस गारंटी एम्प्लॉयमेंट किया जाता था लोगों को। ये 2005 के अंदर एक्ट बना था, ठीक है। और जो तीसरा संपूर्ण ग्रामीण रोजगार था, वो उसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि वो प्रोवाइड करे गेनफुल एम्प्लॉयमेंट जो रूरल पुअर लोग थे उनके लिए। और ये लॉन्च किया गया था 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी के थ्रू। और जो हमारा मिड डे मील था वो तो दिन में दोपहर में एक बार खाना प्रोवाइड करने का। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस जो ये लॉन्च किया गया था 1975 के अंदर, ठीक है। इससे रिलेटेड आप कुछ डिटेल को जान लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आ सकते हैं। द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट था 2030 का, वो क्या था? दीज एक्ट प्रोवाइड फॉर फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी लाइफ। ये एक्ट प्रोवाइड करता है खाना और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटीज़ लाइफ से रिलेटेड एट अफोर्डेबल प्राइस, जो कि अफोर्डेबल प्राइस पे। एनेबल ए पीपल टू लिव अ लाइफ, जो हमारे लोग हैं उनके लिए, ताकि वो अपनी लाइफ को जी सके विथ डिग्निटी के साथ। इस एक्ट के अंडर दिस एक्ट 75% ऑफ रूरल पॉपुलेशन, इस एक्ट के अंदर जो 75% रूरल पॉपुलेशन थी और जो 50% अर्बन पॉपुलेशन थी, जो कि कैटेगराइज किया गया था एलिजिबल परिवार जो कि फूड सिक्योरिटीज़ के लिए थे, ठीक है। करंट स्टेटस ऑफ पीडीएस सिस्टम, जो हमारे पीडीएस का करंट सिस्टम है, करंट स्टेटस क्या है, आइए देखते हैं। पीडीएस सिस्टम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये सिस्टम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया जो कि गवर्नमेंट के थ्रू लिया गया था, हमारी इंडिया की गवर्नमेंट के थ्रू, टूवर्ड इंश्योरिंग अ फूड सिक्योरिटी, ताकि वो फूड सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकें। इन द बिगनिंग, स्टार्टिंग में क्या था कि द कवरेज ऑफ पीडीएस वाज यूनिवर्सल, जो हमारी पीडीएस का कवरेज था वो क्या था? यूनिवर्सल था, विथ नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द पुअर एंड नॉन पुअर। और उस समय क्या था कि यहाँ पे किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता था गरीब और जो गरीब नहीं थे उनके अंदर। ओवर द ईयर द पॉलिसी रिलेटेड टू पीडीएस, जो भी हमारी पॉलिसी थी कुछ समय के बाद, ओवर द ईयर जो पॉलिसी हमारी पीडीएस से रिलेटेड थी उसको रिवाइज्ड की गई टू मेक इट मोर एफिशिएंट एंड टारगेटेड, ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट और टारगेटेड बना सके। इन 1992 revamped public distribution system RPDS was introduced in 1700 block in the country, जिसको कि इंट्रोड्यूस किया गया हमारे RPDS को रिवाइव कर, मतलब जो हमारा PDS था उसको रिवाइव किया गया, रिवाइज्ड किया गया दोबारा से, और उसको बना दिया गया RPDS, ठीक है। और इसको इंट्रोड्यूस किया गया 1700 ब्लॉक, कंट्री के 1700 ब्लॉक के अंदर। द टारगेट वाज टू प्रोवाइड द बेनिफिट ऑफ पीडीएस टू रिमोट एंड बैकवर्ड एरिया। इसका टारगेट ये था कि वो प्रोवाइड कर सके पीडीएस की बेनिफिट का जो कि रिमोट और बैकवर्ड एरियाज़ है, मीन्स कि जो सिटी और कंट्रीज से बाहर के एरिया, रिमोट एरियाज़ और जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं। फ्रॉम जून 1975 इट इन अ रीन्यूड अटेम्प्ट, यहाँ पे 1997 के अंदर क्या था, जून में रीन्यूड अटेम्प्ट किया गया। टारगेटेड पीडीएस, जो हमारी पीडीएस सिस्टम थी उसको टारगेट किया गया। वॉज इंट्रोड्यूस टू अडॉप्ट द प्रिंसिपल ऑफ, और इसको इंट्रोड्यूस किया गया ताकि वो अडॉप्ट कर सके प्रिंसिपल ऑफ टारगेटिंग द पुअर इन ऑल एरिया, ताकि वो
हर एरिया के अंदर जो पुअर लोग थे उनको टारगेट कर सके। इट वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट अ डिफरेंशियल प्राइस पॉलिसी, ये पहली बार था कि जहाँ पर डिफरेंशियल प्राइस पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया गरीब लोगों के लिए और जो गरीब नहीं थे उनके लिए। फर्दर इन 2000 के अंदर 2 स्पेशल स्कीम वॉज लॉन्च, 2 स्पेशल स्कीम को लॉन्च किया गया। अंत्योदय अन्न योजना AAY एंड अन्नपूर्णा स्कीम APS विथ स्पेशल टारगेट ग्रुप, जो कि स्पेशल टारगेट ग्रुप के थ्रू कराया गया था। अब देखिए नीचे कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर दिए गए हैं हमारे PDS से रिलेटेड टेबल 4.3 के अंदर। यहाँ पे स्कीम का नाम दिया हुआ है, किस ईयर में इंट्रोड्यूस किया गया, क्या कवरेज टारगेट था और क्या लेटेस्ट वॉल्यूम था और साथ में क्या इशू प्राइस था। PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसको अप टू 92 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया, जो यूनिवर्सल था। यहाँ कोई लेटेस्ट वॉल्यूम नहीं था। यहाँ पे इशू प्राइस क्या था 2.34 और 2.89 था राइस का। मतलब कि W मीन्स W हमारा इंडिकेट करता है वीट को, ठीक है, और R जो है हमारा वो राइस को इंडिकेट करता है, ठीक। तो 2.34 वीट का था, R जो था हमारा वो 2.89 का था। अब जो RPDS हमारा बना, RPDS क्या था, रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसको इंट्रोड्यूस 1992 में किया गया। बैकवर्ड ब्लॉक्स के लिए किया गया, जहाँ पे 20 kg फूड ग्रेन का लेटेस्ट वॉल्यूम था और वीट 2.80 था और 3.77 राइस था। फिर उसके बाद TDPS आया, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसको इंट्रोड्यूस किया गया 1997 में। पुअर एंड नॉन पुअर पीपल जो थे, BPL और APL, वो लोगों के लिए यहाँ पे 35 kg फूड ग्रेन का लेटेस्ट वॉल्यूम था। जो BPL था वीट का हमारा वो 4.15 था, राइस जो था वो 5.65 था। APL जो था वो वीट हमारा क्या था 6.10 था और ये 8.30 था, ठीक है। उसके बाद AAY आया हमारा, अंत्योदय अन्न योजना, ये 2000 में इंट्रोड्यूस किया गया। पुअरेस्ट ऑफ द पुअर पीपल लोगों के लिए 35 kg फूड ग्रेन था और जो हमारा वीट था वो 2 था और राइस जो था वो हमारा 3 था, ठीक है। उसके बाद हमारा आया क्या, APS आया, अन्नपूर्णा स्कीम, ये 2000 में ही इंट्रोड्यूस किया गया इंडिजेंट सीनियर सिटीजन्स के लिए और 10 kg फूड ग्रेन जो कि फ्री था, किसी तरह का यहाँ पे कॉस्ट चार्ज नहीं किया जाता था। हमारे इंडिया में ही देख लीजिए अन्नपूर्णा स्कीम चलता है हमारे विश्वनाथ टेम्पल के अंदर, जहाँ पे फ्री होता है, वहाँ आप अपनी मर्जी से जो भी करना चाहो करो, वहाँ किसी तरह की बाउंडेशन नहीं है, आप फ्री वहाँ पे खा सकते हो। उसके बाद आया नेशनल फूड सिक्योरिटी NFSA 2013 के अंदर, जहाँ पे हाउस होल्ड प्रायोरिटीज़ थी, ठीक है, परिवार का प्रायोरिटी था। 5 kg पर पर्सन पर मंथ, 5 किलो पर पर्सन के लिए पर मंथ दिए जाते थे। वीट 2 रुपये और राइस जो था वो 3 रुपये। कोर्स ग्रेन क्या था 1 रुपीज़, ठीक है। ये इकोनॉमिक सर्वे के थ्रू बनाया गया था। ये अन्नपूर्णा स्कीम जो था वो हमारा जिसका स्पेशल टारगेट था और जो ग्रुप ऑफ पुअरेस्ट ऑफ द पुअरेस्ट पीपल थे, जो इंडिजियस सीनियर सिटीजन्स थी, मीन्स कि हमारे जो दरिद्र जो निर्धन वरिष्ठ नागरिक होते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता, उन लोगों के लिए बनाया गया। द फंक्शनिंग ऑफ दीज 2 स्कीम, इस दोनों स्कीम का जो फंक्शन था हमारे अन्नपूर्णा और अंत्योदय का, जो दोनों का योजना का जो हमारा स्कीम का जो मेन फंक्शन था वॉज लिंक विद द एग्जिस्टिंग नेटवर्क ऑफ द PDS, जो कि लिंक किया गया था हमारे एग्जिस्टिंग नेटवर्क ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के साथ। सम इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ PDS आर समराइज इन
टेबल 4.3 जो कुछ फीचर्स थे पीडीएस के उसको समराइज़ किया गया था इंपॉर्टेंट फीचर को 4.3 के अंदर। द पीडीएस हैज़ इम्प्रूव टू बी मोस्ट इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी। पीडीएस ने ये प्रूव कर दिया कि वो सबसे मोस्ट इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट है गवर्नमेंट पॉलिसी का ओवर द ईयर इन स्टैब्लिशिंग अ प्राइस, जो कि प्राइस के स्टेबलाइज करने के लिए, एंड मेकिंग अ फूड अवेलेबल टू कंज्यूमर, ताकि वो हर कंज्यूमर के लिए फूड को अवेलेबल करा सके एट अफोर्डेबल प्राइस, जो कि अफोर्डेबल प्राइस में होगा। इट हैज़ बीन इंस्ट्रूमेंटल इन अवर्टिंग, ये एक इंस्ट्रूमेंटल था जो कि टाला गया बड़े पैमाने पे, वाइड स्प्रेड हंगर को टाला गया, एंड फैमिन जो भूखमरी थी उसको भी ये इजीली टाल दिया बाय सप्लाइंग अ फूड फॉर सरप्लस रीजन, वो जो कि सप्लाई किया फूड को उन एरिया से जहाँ पे सरप्लस रीजन्स थे, जहाँ पे कंट्री के अंदर डेफिसिट कमी चल रही थी। ठीक है, कहने का मतलब जो बीमारियां थी वहाँ पे हंगर की, काफ़ी लंबे पैमाने पे फैमिन की थी, भूखमरी की थी, उन सारी चीज़ों को सिचुएशन को हमारे पीडीएस ने टाल दिया, और साथ ही साथ उन कंट्री के अंदर उस सप्लाई सरप्लस रीजन में जहाँ पे कंट्री में काफ़ी डेफिसिट चल रही थी, कमी चल रही थी, उस जगह पे इन सारी चीज़ों को सप्लाई किया, फूड को अफोर्डेबल प्राइस में कंज्यूमर को अवेलेबल कराया। In addition, the price have been under revision in favor of poor household in general. जो प्राइस था उसको अंडर रिवीजन रखा गया पुअर के फेवर में, जो गरीब थे उनके फेवर में, ताकि जो गरीब परिवार है जनरल उनके लिए। द सिस्टम इंक्लूडिंग द मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये जो सिस्टम था वो इंक्लूड करता था मिनिमम सपोर्ट प्राइस और प्रोक्योरमेंट, जो कि कंट्रीब्यूट किया जाता था ताकि वो क्या कर सके, इंक्रीज कर सके फूड ग्रेन प्रोडक्शन का, एंड प्रोवाइडेड अ इनकम सिक्योरिटी टू फार्मर, ताकि वो इनकम सिक्योरिटी भी फार्मर को, जो हमारे किसान हैं उनको प्रोवाइड कर सके इन सर्टेन रीजन, कुछ ऐसे सर्टेन रीजन के अंदर। ठीक है, However, the public distribution system has faced severe criticism. जो हमारी पीडीएस सिस्टम थी उसने काफ़ी ज़्यादा ये फेस किया था क्रिटिसिजम्स को, जो कि सेवरल ग्राउंड्स में हुआ। इंस्टेंस ऑफ हंगर आर प्रिवेलेंट डिस्पाइट ओवरफ्लोइंग ग्रेनरीज, जो हमारी हंगर थी वो क्या की, हमारी ओवरफ्लो ग्रैंडरीज मीन्स कि जो हमारा भंडार था उसके ओवरफ्लो होने की वजह से क्या हुआ, वो प्रिवेंट नहीं हुआ अच्छे से। एफसीआई गोडाउन आर ओवरफ्लोइंग विद ग्रेन, और जो हमारी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की जो गोडाउन थे वो क्या होने लगे, ओवरफ्लो होने लगे ग्रेन के थ्रू, with some rotting away and some being eaten by rats, कुछ क्या हुए, सड़ने लगे, बहुत ज़्यादा भर गया था उनका भंडारघर, इसकी वजह से क्या होने लगा, वहाँ पे सड़न होने लगी, वो जो सारी चीज़ें थी वो सड़ने लगी, कुछ चूहे के द्वारा खाने लगे चूहा वगैरह। तो ये क्या दिखा रहा है, हमारे ग्राफ 4.2 के अंदर ये कर रहा है कि जो फूड ग्रेन का स्टॉक था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने की वजह से क्या हुआ। देखिए नीचे हम अपने ग्राफ में देखते हैं, राइस ब्लू है, वीट जो है हमारा वो रेड है। ठीक है, तो वीट की मात्रा आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा वो राइस कर रही है। 2012 एंड 13 के अंदर आप देखें तो ये कितना है, 80 पॉइंट के आसपास है, 18.5 के आसपास है। एंड जो हमारा 2014-15 में क्या था, 65.3। ये जो हमारा लेवल दिखा रहा है बफर स्टॉक का वर्सेस नॉर्म्स ऑफ राइस एंड वीट, जो कि मिलियन ऑफ टन्स के हिसाब से। तो कहने का मतलब कि इतना ज़्यादा वहाँ पे स्टॉक हो गया था जो कि सड़ने भी लगा और ख़राब होने लगा। अंत्योदय अन्न योजना जो AAY था वो लॉन्च किया गया हमारे 2000 दिसंबर में। अंडर द स्कीम 1 करोड़ ऑफ द पुअरेस्ट फैमिली, इस स्कीम के अंदर 1 करोड़ पुअर पीपल जो थे, फैमिलीज जो थी
अमॉन्ग द BPL फैमिली, जो BPL फैमिलीज थी उनको कवर किया गया अंडर द टारगेट पीरियड सिस्टम, जो कि टारगेट पीरियड सिस्टम के अंदर कवर किया गया। वर आइडेंटिफाइड, जिसको आइडेंटिफाई किया गया। पुअर पीपल वर आइडेंटिफाइड बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट रूरल डेवलपमेंट, पुअर पीपल जो फैमिलीज थी, गरीब फैमिली जो थी, उनको आइडेंटिफाई किया गया उन रेस्पेक्टिव स्टेट्स में जहाँ पे रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के थ्रू किया गया, जहाँ पे बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों को, BPL के लोगों को सर्वे के थ्रू वहाँ पे आइडेंटिफाई खोजा गया। 25 किलोग्राम ऑफ फूड ग्रेन वर मेड अवेलेबल टू ईच एलिजिबल फैमिली, जो हर एक एलिजिबल फैमिली थी, बिलो पॉवर्टी लाइन थी, उनके लिए 25 किलोग्राम ऑफ फूड ग्रेन को अवेलेबल कराया गया हर एक फैमिली में। एट अ हाईली सब्सिडाइज्ड, उनको हाईली सब्सिडाइज कराया गया। रेट ऑफ 2 रुपीज़ पर केजी, 2 रुपये पर केजी के हिसाब से गेहूं का, और 3 रुपये पर केजी चावल का। दिस क्वांटिटी हैज़ बीन इन्हांस्ड फ्रॉम 25 to 35 kg, ये क्वांटिटी जो है हमारी इन्हांस्ड हुई 25 से 35 kg के अंदर, विथ इफेक्ट फ्रॉम, जो कि 2002 अप्रैल में इफेक्ट होना स्टार्ट हुई। द स्कीम हैज़ बीन फर्दर एक्सपेंडेड ट्वाइस बाय एडिशनल, स्कीम को फर्दर और एक्सपेंड किया दो बार बाय एडिशनल 50 लाख BPL, जब 50 लाख और बिलो पॉवर्टी लाइन की फैमिलीज ऐड हुई इन जून 2003 के अंदर एंड इन अगस्त 2004 के अंदर। विद दिस इंक्रीज 2 करोड़ फैमिली हैज़ बीन कवर्ड अंडर द AAY, इसके तहत क्या हुआ कि वहाँ पे 2 करोड़ परिवार जो हैं पूरे के पूरे कवर किए गए अंडर द अंत्योदय अन्य योजना के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट, सब्सिडी इज अ पेमेंट दैट अ गवर्नमेंट मेक टू अ प्रोड्यूसर। अब ये सब्सिडी क्या है? सब्सिडी जो है हमारी एक पेमेंट है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा कराई जाती है उन प्रोड्यूसर्स के लिए जो सप्लीमेंट प्रोड्यूस करते हैं मार्केट प्राइस पे अपनी कमोडिटी का। ठीक है। सब्सिडीज़ कैन कीप अ कंज्यूमर प्राइस लो, इससे क्या होता है, वो कंज्यूमर प्राइस को लो करता है, वाइल मेंटेनिंग अ हायर इनकम फॉर डोमेस्टिक प्रोड्यूसर। डोमेस्टिक प्रोड्यूसर के लिए ये हायर इनकम मेंटेन करता है। अब जैसे आप गैस के सिचुएशन में देखे होंगे, जब आप गैस सिलेंडर के अभी कुछ समय स्कीम चल रहा था कि आपको जितना भी अमाउंट वहाँ से लिया जाता था, कुछ अमाउंट आपकी सब्सिडी में रिटर्न किया जाता था। In 2004, the stock of wheat and rice with FCI was 65.3 million टन। 2014 के अंदर जो व्हीट और राइस का स्टॉक था फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में क्या था, 65.3 मिलियन टन था, विच वॉज मच मोर दैन द मिनिमम बफर नॉर्म, जो कि बहुत ज़्यादा था हमारे मिनिमम बफर नॉर्म से। हाउएवर दीज, जो हमारी सुरक्षित मानदंड थी, मतलब बफर नॉर्म्स में सुरक्षित मानदंड थी, मतलब कितना होना चाहिए एक्चुअली, उससे ज़्यादा था। हाउएवर दीज रिमेन कॉन्स्टेंटली हायर देन द बफर नॉर्म्स, जो कि रिमेन वो हमेशा मतलब कुछ समय तक वो कॉन्स्टेंटली हायर ही थी बफर नॉर्म से। द सिचुएशन इम्प्रूव विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन। ये सिचुएशन इम्प्रूव हुई कब, जब फूड ग्रेन का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ अंडर द डिफरेंट स्कीम, जो कि अलग अलग डिफरेंट स्कीम लॉन्च की गई गवर्नमेंट के थ्रू, उसके तहत। देयर इज़ अ जनरल कंसेंसस, यहाँ पे कुछ जनरल कंसेंसस थे दैट हाई लेवल ऑफ बफर स्टॉक, जो कुछ बफर स्टॉक के हाई लेवल होने की वजह से फूड ग्रेन के इज़ वेरी अनडिज़ायरेबल एंड कैन बी वेस्टफुल, जो कि अनडिज़ायरेबल और वेस्टफुल हो गए थे, क्योंकि ज़्यादा हो जाने से क्या सड़ रहा था, चूहे खा जा रहे थे तो ख़राब हो जा रहा था। द स्टोरेज ऑफ मैसिव फूड, ज़्यादा से ज़्यादा फूड का स्टोरेज हो जाना, फूड का स्टॉक हो जाना, हैज़ बिन रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई केयरिंग, जो कि रिस्पॉन्सिबल बना देता था कि उसके हाई केयरिंग कॉस्ट हो जाए, मतलब कि ज़्यादा हो जाने की वजह से आपको उसका केयर करना पड़ेगा, जिससे कॉस्ट जो था वो केयर करने का वो ज़्यादा हो जाता था। इन एडिशन टू वेस्टेज एंड डिटोरिएशन इन ग्रेन क्वालिटी, जिससे क्या होता था वहाँ पे वेस्टेज का एडिशन हो जाता था और डिटोरेशन, जो भी ग्रेन था उसकी क्वालिटी भी ख़राब होने लगती थी, डिटोरेशन होने लगती थी। फ्रीजिंग ऑफ MSP, जो हमारी MSP थी वो फ्रीज होने लगी फॉर अ फ्यू ईयर, कुछ ईयर्स के लिए। सच शुड बी कंसिडरेबल सीरियसली, जो कि काफ़ी सीरियसली कंसिडर किया गया, देखा गया।
द इंक्रीज फूड ग्रेन प्रोक्योरमेंट एट इनहेंस MSP, और जो हमारी मिनिमम सपोर्ट प्राइस थी वो इंक्रीज कर गई, इन्हांस किया गया ताकि वो उसको वसूल सके। ठीक है, इज द रिजल्ट ऑफ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय लीडिंग अ फूड ग्रेन प्रोड्यूसिंग स्टेट, जो कि एक प्रेशर एक्सर्ट किया गया, प्रेशर लगाया गया जो लोग लीड कर रहे थे फूड ग्रेन को प्रोड्यूस कर रहे थे स्टेट के अंदर में। जैसे कि कौन कौन से स्टेट थे, पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, ये सारे स्टेट। मोर ओवर एट द प्रोक्योरमेंट, जो हमारे और भी स्टेट थे, मतलब जो ये सारे स्टेट थे उनके अंदर क्या था कि प्रोक्योरमेंट इज़ द कंसनट्रेटेड इन अ फ्यू प्रॉस्पेरस रीजन, जो कि कंसनट्रेट किया गया कुछ ऐसे रीजन्स के अंदर जैसे पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड टू अ लेसर एक्सटेंडेड इन वेस्ट बंगाल एंड मेनली ट्रू क्रॉप्स। ये ज़्यादातर 2 क्रॉप्स में हुआ, कौन कौन से, वीट एंड राइस के अंदर। इंक्रीज इन MSP, इसका जो MSP था, मिनिमम सपोर्ट प्राइस था, उसको इंक्रीज किया गया। हैज़ इंड्यूस, जिसको कि फार्मर के लिए उसको प्रेरित करने के लिए, मीन्स उसको मोटिवेट करने के लिए इंक्रीज किया गया। पर्टिकुलरली इन सरप्लस स्टेट, जहाँ पे सरप्लस स्टेट्स के अंदर हुआ। टू डाइवर्ट लैंड, जो कि डाइवर्ट किया लैंड को फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ कोर्स ग्रेन, जो कि डाइवर्ट किया जैसे ग्रेन, सीरियल्स वगैरह, दाल वगैरह उगाने के लिए। विच इज़ द स्टेपल फूड ऑफ द पुअर, जो कि पुअर के लिए स्टेपल फूड की तरह वर्क किया। टू द प्रोडक्शन ऑफ राइस एंड वीट। द इंटेंसिव यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर, जो इंटेंसिव यूटिलाइजेशन मतलब पानी का जो एक इंटेंस यूटिलाइज होता था, यूज़ होता था इन द कल्टिवेशन ऑफ राइस, जो कि राइस को उगाने के लिए ज़रूरी पड़ता है। हैज़ ऑल्सो लीड टू इन्वामेंटल डिग्रेडेशन, जिससे क्या होता था कि हमारी इन्वामेंट का जो गिरावट हो जाता था, ज़्यादा पानी यूज़ करने से कमी आ जाती थी ना, तो इन्वामेंटल डिग्रेडेशन होता था, इन्वामेंटल का, हमारे वातावरण का जो है डिग्रेडेशन होता था, गिरावट होता था। एंड फॉल इन द वाटर लेवल, और इससे क्या होता था, हमारी वाटर लेवल जो है वो कम होने लगती थी। थ्रेटनिंग द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन दी स्टेट, इससे क्या होता था, वहाँ पे एक तरह का संकट भरा सिचुएशन आ जाता था हमारे एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट में उन स्टेट्स के अंदर। The rising minimum support price have raised the maintenance cost of procuring food grain by the government. इसकी वजह से, इसको रेस करने की वजह से क्या हुआ कि जो मेंटेनेंस था, कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरिंग फूड ग्रेन का जो मेंटेनेंस था वो भी गवर्नमेंट के थ्रू वसूली होने लगा और निकलने लगा। मीन्स जो मेंटेनेंस था, कॉस्ट ऑफ उनको देखभाल करने का, वो निकलने लगा। राइजिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज कॉस्ट, जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज कॉस्ट थी वो बढ़ने लगी फूड कॉरपोरेशन इंडिया की। आर अदर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर इन दिस इंक्रीजेज, जो अदर फैक्टर्स थे इसके अंदर वो भी इंक्रीज करने लगे। एज पर NSSO रिपोर्ट नंबर 558 इन रूरल इंडिया, जो हमारे NSSO हैं उनके रिपोर्ट के नंबर 558 के अंदर जो रूरल इंडिया है हमारी, द पर पर्सन पर मंथ हैज़ डिक्लाइन फ्रॉम 6.38 kg इन 2004 एंड 5, जो पर पर्सन पर मंथ जो हमारा वहाँ पे कमी होने लगा 6.38 kg 2004-5 के अंदर टू 5.98 kg हो गया। जो 6.38 kg था वो 5.98 kg पे हो गया 2011-12 के अंदर। द अर्बन एरिया, द पर पर्सन पर मंथ कंजम्पशन ऑफ राइस, जो वहाँ पे अर्बन एरिया के अंदर पर मंथ कंजम्पशन राइस का था वो भी डिक्लाइन हुआ, कम हुआ 4.71 kg से 2004-5 में जो था वो 4.19 kg हो गया 2011-12 में। पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन राइस हैज़ डबल्ड, जो पर कैपिटा कंजम्पशन था PDS का, राइस का, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का राइस का, वो डबल्ड हो गया रूरल इंडिया में एंड इंक्रीज बाय 66%, जो कि इंक्रीज कर गया 66% से अर्बन इंडिया के अंदर सिंस 2004 एंड 5 के अंदर। जो पर कैपिटा कंजम्पशन PDS वीट था वो डबल हो गया 2004 एंड 5 में, बोथ रूरल एंड अर्बन इंडिया, रूरल और अर्बन एरिया में, इंडिया के दोनों जगह पे ही जो कंजम्पशन वीट का था वो 2004-5 में डबल हो गया।
PDS dealer are sometimes found resorting to malpractice like diverting the grain to open market to get better margin। जब PDS डीलर थे वो कभी कभी ऐसा फाउंड करते थे कि वो कुछ ऐसा माल प्रैक्टिस करें, कुछ अलग वहाँ पे मतलब कि वो डाइवर्ट करते थे ग्रेन को ओपन मार्केट में, टू ओपन मार्केट, ताकि वो अच्छी मार्जिन पा सके। सेलिंग अ पुअर क्वालिटी ग्रेन, किस तरीके से, लो क्वालिटी के ग्रेन को बेच करके एट राशन शॉप पे, राशन शॉप के अंदर। इरेगुलर ओपनिंग ऑफ द शॉप्स एक्सेट्रा, और जो इरेगुलर ओपनिंग होती थी शॉप्स की वो। इट इज़ अ कॉमन टू फाइंड दैट राशन शॉप, ये आप काफ़ी ज़्यादा कॉमन पाओगे राशन शॉप पे कि आपको क्वालिटी अच्छी नहीं मिलेगी और डे बाई डे खुलेगा नहीं, इरेगुलर ओपनिंग होगा शॉप का। तो उसकी वजह से क्या हुआ, इट इज़ अ कॉमन टू फाइंड दैट राशन शॉप रेगुलरली हैव अनसोल्ड स्टॉक ऑफ पुअर क्वालिटी ग्रेन लेफ्ट। वहाँ पे क्या होता था कि अनसोल्ड स्टॉक जो होते थे वो लो क्वालिटी ग्रेन के वो बच जाते थे। These have proved to a big problem, इसकी वजह से एक बड़ी परेशानी सामने आई। when राशन शॉप्स आर अनेबल टू सेल, जब राशन शॉप जो थे वो इतने सक्षम नहीं थे कि वो सेल कर सके उस लंबे स्टॉक को, ज़्यादा स्टॉक को, मैसिव स्टॉक को, फूड ग्रेन को। पाइल्स अप विद द FCI, उन्होंने क्या किया, ढेर वहाँ पे उनका फूड ग्रेन का जो है वो ढेर लग गया FCI के थ्रू। इन रिसेंट ईयर देयर इज़ अनदर फैक्टर दैट हैज़ लीड टू द डिक्लाइन ऑफ द PDS। इससे क्या हुआ कि कुछ रिसेंट ईयर में यहाँ पे एक अनदर फैक्टर देखे गए जो कि PDS के डिक्लाइन के अंदर दिखाया गया। जो पाइल्स अप हमारी FCI थी ये 1964 में आई थी, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। अर्लियर एवरी फैमिली पुअर एंड नॉन पुअर हैड अ राशन कार्ड। जो हमारी अर्लियर क्या हुआ कि हर फैमिली जो पुअर थी, जो नहीं थी, वो सबके पास राशन कार्ड हो गया विद अ फिक्स कोटा ऑफ आइटम, जिसमें कि एक फिक्स कोटा कर दिया आइटम का, सच एज राइट, व्हीट, शुगर, हर एक चीज़ का जो वहाँ राशन शॉप पे मिलने वाला था उसका एक फिक्स कोटा बना दिया है कि इतना ही मिलेगा इतने लोगों को, ठीक है। दीज वर सोल्ड एट द सेम लो प्राइस, उसको लो प्राइस पे ही हर फैमिली को बेचा जाता था, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। 3 टाइप्स ऑफ कार्ड बनाए गए थे एंड द रेंज ऑफ द प्राइस दैट यू सी टुडे डिड नॉट एग्जिस्ट। जो प्राइस आप अभी यहाँ देखोगे वो आज के समय में एग्जिस्ट नहीं करता है। अ लार्ज नंबर ऑफ फैमिलीज कुड बाय फूड ग्रेन फ्रॉम द राशन शॉप, और जो ज़्यादातर फैमिली, लार्ज नंबर ऑफ फैमिलीज थी वो फूड ग्रेन्स राशन शॉप से खरीदती थी, सब्जेक्ट टू अ फिक्स कोटा, जो कि फिक्स कोटा पे मिलता था। दीज इंक्लूडेड अ लो इनकम फैमिली, जिसकी जो कि इंक्लूड करता था वो लोग जिनकी लो इनकम होती थी फैमिलीज़ के अंदर, हुज इनकम वर मार्जिनली हायर देन द बिलो पॉवर्टी लाइन्स फैमिलीज़, जो कि जिनकी इनकम जो है वो मार्जिनली हायर होती थी, जो कि बिलो लाइन फैमिलीज होती थी उनसे ज़्यादा होती थी। नाउ द TDPS ऑफ 3 डिफरेंट प्राइजेज, जो हमारी TDPS थी पीछे हमने बताया था ना, उसके जो 3 डिफरेंट प्राइजेस थे, एनी फैमिली, किसी भी फैमिली के लिए अबव द पॉवर्टी लाइन गेट वेरी लिटिल डिस्काउंट एट राशन शॉप। उनको क्या हुआ, जो पॉवर्टी लाइन के ऊपर थे उनको काफ़ी कम डिस्काउंट मिलने लगा राशन शॉप पे। द प्राइस ऑफ APL फैमिली, जो हमारी अबव द पॉवर्टी लाइन फैमिलीज थी, इज़ मोस्ट हाई एज अ ओपन मार्केट प्राइस, और जो उनके लिए APL फैमिलीज थी उनके लिए ऑलमोस्ट काफ़ी हाई था ओपन मार्केट में प्राइस। सो देयर इज़ अ लिटिल इंसेंटिव फॉर देम, इसलिए उनको काफ़ी बहुत कम छोटे मोटे फ़ायदे होते थे उनको टू बाय दीज आइटम फ्रॉम द राशन शॉप, जो कि वो आइटम खरीदते थे राशन शॉप्स के दुकानों से, उनको कोई तरह का बहुत छोटा मोटा फ़ायदा ही होता था। अब यहाँ पे बता रहा है कि रोल क्या है कोऑपरेटिव इन फूड सिक्योरिटी, मीन्स कि सहयोगी का क्या फूड सिक्योरिटी में रोल रहा है। द कोऑपरेटिव आर ऑल्सो प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल, जो हमारे सहयोगी थे वो काफ़ी अच्छा, मतलब काफ़ी ज़्यादा प्ले किए एक इम्पॉर्टेंट रोल हमारे फूड सिक्योरिटी इंडिया के अंदर।
इन स्पेशली इन द साउदर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री के साउथ और वेस्ट पार्ट में खास करके। द कोऑपरेटिव सोसाइटी सेटअप अ शॉप्स टू सेल अ लो प्राइस गुड्स। कोऑपरेटिव सोसाइटीज मीन्स कि जो हमारे सहयोगी सोसाइटी के अंदर बहुत से ऐसे होते हैं ना जो सहयोगी होते हैं, जो गरीब लोगों का सहयोग करते हैं, उन्होंने सेटअप किया शॉप्स को ताकि वो सेल कर सके लो प्राइस के गुड्स को, ताकि गरीब लोगों को वो ईजिली अवेलेबल कराएं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आउट ऑफ ऑल फेयर प्राइस शॉप्स, जो हमारे हर एक फेयर प्राइस शॉप्स होते हैं जो कि तमिलनाडु के अंदर चल रहे होते हैं, रनिंग कर रहे होते हैं, अराउंड 94% आर बीइंग रन बाय द कोऑपरेटिव। वो 94% जो दुकानें होती हैं वो हमारी रूरल कोऑपरेटिव के थ्रू ही चलाए जा रहे होते हैं। इन दिल्ली मदर डेयरी इज़ मेकिंग स्ट्राइड्स इन प्रोविज़न ऑफ मिल्क एंड वेजिटेबल। जो हमारी मदर डेयरी है वो भी वहाँ पे क्या की एक प्रगति बनाई, मेकिंग स्ट्राइड्स, उन्होंने एक प्रगति बनाया निरंतर, जिससे कि थ्रू वो मिल्क एंड वेजिटेबल कंज्यूमर को एक कंट्रोल्ड रेट पर डिसाइड करके, जो कि गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के थ्रू कंट्रोल किया, मतलब रेट डिसाइड किया गया और उसको वहाँ पे सेल कर रही थी। अमूल इज़ अनदर सक्सेस स्टोरी ऑफ कोऑपरेटिव इन मिल्क। अमूल जो है हमारा एक और अनदर सक्सेस स्टोरी है कोऑपरेटिव का, जो सहयोगी थे इन मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट फ्रॉम गुजरात, जो कि दूध और दूध के प्रोडक्ट से रिलेटेड गुजरात के थ्रू कराया जाता था। इट हैज़ ब्रॉट अबाउट द वाइट रेवोल्यूशन। ये एक तरह से हमारा लाया किसको, वाइट रेवोल्यूशन को हमारी कंट्री के अंदर। दीज आर अ फ्यू एग्जाम्पल, कुछ एक फ्यू एग्जाम्पल्स हैं ऑफ मैनी मोर कोऑपरेटिव रनिंग इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। बहुत सारे ऐसे अलग अलग कोऑपरेटिव सहयोगी हैं जो कि रन कर रहे हैं कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में, जो कि इंश्योर करते हैं हमारे फूड सिक्योरिटी अलग अलग डिफरेंट सेक्शंस जो हमारी सोसाइटी में हैं उनके लिए। ठीक है। सिमिलरली इन महाराष्ट्र एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस, इसी तरह से महाराष्ट्र के अंदर एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ साइंस जो है वो हैज़ फैसिलिटेटेड अ नेटवर्क ऑफ एनजीओ, जिन्होंने फैसिलिटेट किया एक नेटवर्क जिसको कि हम लोग एनजीओ के नाम से जानते हैं, फॉर सेटिंग अप अ ग्रेन बैंक इन डिफरेंट रीजन, ताकि वो ग्रेन बैंक को सेट कर सके अलग अलग रीजन के अंदर। ADS एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम। इन्होंने ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज कराए। ऑन फूड सिक्योरिटी फॉर NGO, जो भी फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड था प्रोग्राम्स, उनको NGO के थ्रू ऑर्गेनाइज कराया। ग्रेन बैंक्स आर नाउ स्लोली टेकिंग अ शेप इन डिफरेंट पार्ट ऑफ महाराष्ट्र। ग्रेन बैंक जो थे वो अब जो है वो काफ़ी ज़्यादा धीरे धीरे शेप्स लेने लगे अलग अलग पार्ट में महाराष्ट्र के। ADS एफर्ट टू सेटअप ग्रेन बैंक्स, उन्होंने ADS ने काफ़ी ज़्यादा एफर्ट दी ताकि वो ग्रेन बैंक को सेटअप कर सकें। टू फैसिलेट रेप्लिकेशन, ताकि वो रेप्लिकेशन फैसिलेट कर सकें, मतलब दोबारा थ्रू अदर NGOs, अलग अलग NGO के थ्रू। एंड टू इन्फ्लुएंस द गवर्नमेंट पॉलिसी, और साथ ही साथ गवर्नमेंट की पॉलिसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकें ऑन फूड सिक्योरिटी के अंदर, एंड दस पेइंग अ रिच डिविडेंड, जिससे कि उनको अच्छी डिविडेंड पे होगी। ADS ग्रेन बैंक, जो ADS ग्रेन बैंक था हमारा, वो प्रोग्राम जो है इज़ एक्नॉलेज्ड एज अ सक्सेसफुल, इसको एक सक्सेसफुल एक्नॉलेज किया गया। एंड इनिशिएटिव फूड सिक्योरिटी इंटरवेंशन, जो कि एक अच्छा इंटरफेरेंस था फूड सिक्योरिटी के अंदर, एक इनोवेटिव सक्सेस प्रोग्राम साबित हुआ। ठीक है, ये सारे एक तरह से स्कीम्स, NGOs और ये सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ कराई गई ताकि फूड सिक्योरिटीज़ हमारी जो है वो बन सके। मतलब ये एक तरह से जो हमारे सोसाइटी के अंदर कोऑपरेटिव हैं, जो हमारे सहयोग करते हैं फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड, इनके बारे में यहाँ पे बताया गया कि बहुत सारे ऐसे, जैसे कि हमारे मदर डेयरी वाले, अमूल हो गए, ये सारी ये सब चीज़ें प्रोवाइड कराएं कम रेट में, ताकि लोग जो हमारे पुअर सेक्शन वाले हैं, सेक्शन सोसाइटी में जो बहुत छोटे छोटे लोग हैं, पुअर लोग हैं, वो लोग भी इजीली कोई चीज़ को यूज़ कर सके या फूड सिक्योर कर सकें अपने लिए। तो ये सारे एग्जांपल्स थे, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स अवेलेबल हैं जो हमारे एक रोल प्ले करते हैं फूड सिक्योरिटी के अंदर हमारी कंट्री और सोसाइटी के
अंदर। ठीक है, तो आइए इस चैप्टर का थोड़ा समरी भी देख लेते हैं हम लोग। फूड सिक्योरिटी ऑफ ए नेशन, हमारे जो नेशन के अंदर फूड सिक्योरिटी है वो इंश्योर किया गया इफ़ ऑल ऑफ इट्स सिटीजन्स हैव इनफ न्यूट्रिशन फूड, अगर हर कोई सिटीजन हमारी कंट्री का, जो हर एक नागरिक है, उसके पास इनफ न्यूट्रिशन फूड अवेलेबल्स हों। ऑल पर्सन हैव द कैपेसिटी टू बाय ए फूड, हर एक पर्सन के पास इतनी क्षमता हो कि वो फूड को खरीद सके एक्सेप्टेबल क्वालिटीज़ में। एंड देयर इज़ नो बैरियर ऑन एक्सेस टू फूड, और वहाँ पे किसी तरीके का रोक टोक ना हो किसी भी फूड को एक्सेस करने के लिए, यूज़ करने के लिए। द पीपल लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन, जो लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे, गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं। माइट बी फूड इनसिक्योर, जो कि फूड इनसिक्योर हैं हर समय पे। जब वाइल बेटर ऑफ पीपल माइट ऑल्सो टर्न फूड इनसिक्योर, पर जो अच्छे लोग हैं, जो पॉवर्टी लाइन के ऊपर हैं, अच्छे नहीं, इट मीन्स कि जो पॉवर्टी लाइन के ऊपर हैं वो भी फूड इनसिक्योर होते हैं ड्यू टू कैलामिटीज़ और डिज़ास्टर, जो सडन डैमेजेस होते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं उनकी वजह से। ऑल्दो अ लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल सफ़र फॉर फूड न्यूट्रिशंस, जो बहुत सारे लार्ज सेक्शन ऑफ लोग हैं वो भी हमारे फूड सफ़र कर रहे हैं, फूड की वजह से सफ़र कर रहे हैं, न्यूट्रिशंस के लिए सफ़र कर रहे हैं। इनसिक्योरिटीज़, वहाँ पे इनसिक्योरिटीज़ हैं इंडिया के अंदर। द वर्स्ट अफेक्टेड ग्रुप आर लैंडलेस, जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड ग्रुप हैं वो या तो लैंडलेस हैं या लैंड पुअर परिवार है, जिनके पास लैंड है ही नहीं, जिसके पास लैंड कमी है रूरल एरिया के अंदर। एंड पीपल एम्प्लॉयड इन इल पेड, जो अर्बन एरिया है उनके अंदर जो लोग इल पेड ऑक्यूपेशन पे पेमेंट किए जा रहे हैं वो लोग, और जो कैजुअल लेबर है, ये सारे लोग क्या है, ये सब इनसिक्योर हैं, उनके पास किसी तरह की सिक्योरिटीज़ नहीं है। जो लोग सीजनल एक्टिविटीज़ में अर्बन एरिया में डिपेंडेंट हैं वो लोग। The food insecure people are disproportionately large in some area of the region, जो food insecure लोग हैं वो कुछ एरिया के अंदर, कुछ रीजन के अंदर कंट्री के, वो काफ़ी लार्ज प्रपोर्शन में हैं। सच एज इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेट, जो लोग बैकवर्ड स्टेट्स हैं, और हाई इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी, जो कि गरीबी की हाई इंसिडेंस की वजह से, ट्रिबल की वजह से, रिमोट एरिया रीजन, मोर प्रॉन टू नेचुरल डिज़ास्टर, जो लोग जहाँ जिस एरिया में काफ़ी ज़्यादा नेचुरल डिज़ास्टर्स आते हैं वो सारे लोग क्या हैं, फूड इनसिक्योर हैं। टू इंश्योर ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ मतलब ये अवेलेबल कराना फूड का हर सेक्शन में, टू ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, द इंडियन गवर्नमेंट केयरफुली डिज़ाइन, गवर्नमेंट ने, इंडिया की गवर्नमेंट ने केयरफुली डिज़ाइन किया फूड सिक्योरिटी सिस्टम विच इज़ कम्पोज ऑफ 2 कंपोनेंट, जिसको कि कंपोज किया गया 2 कंपोनेंट्स के अंदर। पहला था बफर स्टॉक एंड सेकेंड वॉज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो कि हमने पीछे डिटेल में पढ़ा था। इन एडिशन टू पीडीएस, उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पे पीडीएस का, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का एडिशन हुआ। वेरियस पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, जहाँ पे गरीबी को मिटाने के कई सारे प्रोग्राम्स बनाए गए। वेयर ऑल्सो स्टार्टेड विच अब कंप्राइज द कंपोनेंट ऑफ फूड सिक्योरिटी, जो कि स्टार्टेड किया गया ताकि वो कंपोनेंट ऑफ फूड सिक्योरिटीज़ को कंप्राइज कर सकें। सम ऑफ दीज प्रोग्राम्स आर, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स थे जो कि बनाए गए। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्वेंट ICDS, फूड फॉर वर्क, जो कि फूड के लिए वर्क करते हैं। FFW, मिड डे मील, अंत्योदय अन्न योजना एक्सेट्रा, इस तरह के अलग अलग योजनाएं, स्कीम्स बनाए गए। इन एडिशन टू द रोल ऑफ द गवर्नमेंट, ताकि वो गवर्नमेंट का रोल में एडिशन किया गया इन इंश्योरिंग, ताकि वो इंश्योर कर सके फूड सिक्योरिटी को। देयर आर वेरियस कोऑपरेटिव एंड NGOs, यहाँ पे बहुत सारे सहयोगी और NGOs भी आए ताकि वो वर्क कर सके इंटेंसिवली टूवर्ड दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में काफ़ी अच्छे से, इंटेंसिवली, बहुत ही वो वहाँ पे वर्क कर सके। तो इसके साथ हमारा ये चैप्टर अब फिनिश होता है। तो आपको अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह का डाउट हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।